मुंबई के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, आउटसाइडर्स के बारे में कितनी सच्चाई है इन बातों में? कि सच्चाई तो है। 20,000 लोग पर डे मुंबई पहुंचते हैं। 15 से 16,000 लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाते हैं। कबीर सिंह हुई या एनिमल हुई, और उससे जेंजी या स्पेशली यंगस्टर्स बहुत कनेक्ट करते हैं। उनको वो लगता है कि हम बहुत कूल लगते हैं। एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि कबीर सिंह मतलब मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। मैं कहना चाहता हूँ अगर बी.आर. चोपड़ा और रामानंद सागर इन्होंने अगर रामायण और महाभारत जैसे अगर ये सीरियल्स नहीं बनाए होते तो मैं श्योर हूँ कि लोगों को यही पता नहीं होता कि श्री राम और श्री कृष्ण कौन है। भोपाल जैसे टियर 2 सिटी है, इतने बड़े लेवल पे रैकेट चल रहा है, इसका मतलब वहाँ कंजम्पशन है। हमारे ही बहुत सारे हम पार्टीज में हम जाते थे, हमको इतना इन्फोर्स करते थे कि यार एक बार करके देखो ना यार, ये बहुत है। मैं नहीं करना यार, अलग सुरूर आएगा भाई। मैंने कहा ऑलरेडी लाइफ का इतना सुरूर है, ये सुरूर नहीं चाहिए। महिला सुरक्षित नहीं है, ये रियलिटी। अब उनका कहना था कि कपड़े, तो मैंने कहा देखिए कपड़े आप अगर ये कहते हैं कि हमारी बॉडी है, हमारा मन करेगा हम पहनेंगे, एक सिंपल सा रूल ये भी अप्लाई होता है कि उसकी आंखें उसका मन करेगा वो देखेगा, क्योंकि सोसाइटी इस पे नहीं चलती है अमृता कि माई लाइफ माई रूल्स। वहाँ के मेल सर हमारे देश जैसे तो नहीं है। एज यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज, एक बार वहां पर देखिए ना क्राइम रेट कितना। ब्रिटेन में हर 3 मिनट में एक, वहां पर जो लड़की बिकनी में घूम रही है उसको लोग घूरते नहीं है, ये कहना एक अलग चीज है, बिकॉज उनने शुरू से देखा। हमारे यहाँ पे फीमेल्स ने अभी भी बिकनी पहना शुरू किया है। जो आजकल चल रहा है लव जिहाद, ऐसा एक टॉपिक है केवल इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। एलन मस्क ने ये टॉपिक उठाया था ब्रिटेन में। उन्होंने बताया है कैसे लंदन के अंदर बाकायदा पाकिस्तानी मुस्लिमों के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और वो लड़के टारगेट करते हैं 13 साल 14 साल की बच्चियों को, कि उसके साथ 250 से ज्यादा बार गैंग रेप हो चुका है और एज 13। बोलूंगा तो हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे। सर आज का तो होने वाला है कंट्रोवर्शियल। मैं कंट्रोवर्सी से कभी नहीं घबराता, तुम जानती हो। सर मैं नहीं रहती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमृता त्रिपाठी। इस डिफरेंट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये पॉडकास्ट होने वाला है जरा हटके। करेंगे हम उन बातों पर बात जिन पर कोई बात नहीं करता। समाज के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स जो हेडलाइन तो बनते हैं लेकिन लोग उन पर बात करने से बचते हैं। और इसीलिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो डॉक्टर है, एक्टर है, सोशल वर्कर है और आरएसएस से भी जुड़े हैं, और वो रहे हैं मेरे सुपर सीनियर। और मज़े की बात यह है कि मैं उनसे कॉलेज में कभी नहीं मिली, मैं उनसे खुद मिल रही हूँ आज अपने पहले पॉडकास्ट में जो मैं उनके साथ करने वाली हूँ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमित राणा सर का। सर वेलकम। थैंक यू अमृता। सर कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। थैंक यू सर थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए और इसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी आपका। थैंक्स टू यू मुझे इनवाइट करने के लिए, बिकॉज टॉपिक आपका बहुत अच्छा है और मैं खुद उस पर बात करना चाहता था। सॉल माय प्लेजर सर। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये डेडली कॉम्बिनेशन कैसे बना? आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपने एक्टिंग की हुई है, आप सोशल वर्कर हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ कैसे? नथिंग एज प्लान्ड, बस लाइफ के साथ चीजें जुड़ती गई। जब जहां जरूरत लगती गई उसको हम करते गए। लाइक स्टडी करी, स्टडी करने के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट कर प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस करने के बाद थिएटर से जुड़ना हो। अब जब थिएटर करने लगे तो लगा कि थोड़ा सा मेरा एक्चुअली बचपन से ही मानना रहा है कि अगर आपके अंदर कोई ड्रीम आप पालते हो जी, तो एक बार उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब मैं थिएटर करता था भोपाल में, मैंने थिएटर किया ऑलमोस्ट करीब 4 to 5 ईयर्स। वो करने के बाद फिर मुझे लगा कि हमें एक्टिंग के लिए जाना चाहिए, तो फिर मैंने मुंबई का रुख किया जी, तो फिर मैं एक्टर बन गया। और आपको मुंबई कैसी लगी ये मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग इतनी बातें सुनते हैं कि मुंबई के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, आउटसाइडर्स के बारे में, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए सच्चाई तो है। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई बात होती है तो उसको आप पूरी तरह से झुठला नहीं सकते जी, निश्चित रूप से वह है। बट मेरा फिर भी मानना यह है कि सबसे जरूरी चीज मुंबई स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लाइक लोग नेपोटिज्म पे बातें करते हैं, नेपोटिज्म आपको
चांस दिला सकता है, बिल्कुल। पर उस चांस पर अपने आप को प्रूव आपको करना पड़ता है। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स भी हैं जो टैलेंटेड नहीं थे शायद, और वो आज कहीं नहीं है, उनको कितने चांसेस मिले, ब्रेक मिला, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। बिल्कुल, आप देखिए ना, उदय चोपड़ा सबसे बड़ा एक एग्जांपल है इसकी। बिल्कुल सही बात यश है चोपड़ा सर। जिन्होंने लाखों एक्टर्स की लाइफ बनाई है, Launch इंडस्ट्री किया। का सबसे बड़ा नाम, मगर वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए। राइट। उन्होंने उन्हें मौके भी दिए, बिल्कुल। मगर एज ए एक्टर तो आपको अपने आप को प्रूव करना है। और जो काफी बड़े स्टार्स हैं, अगर मैं बात करूं कि शाहरुख खान की बात करूं या अमिताभ बच्चन सर की बात करूं, इनका कोई नहीं था उस समय फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री में जब ये इतने बड़े एक्टर बने। मैंने कहा ना, आपके अंदर खुद को प्रूव करने की क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपको चांस मिलने में शायद थोड़ी देर लगे, जी। बट डेफिनेटली जिस दिन चांस मिलेगा उस दिन प्रूव वही करेगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर आप कितना टाइम रहे मुंबई में? मैं 2 साल रहा हूँ वहां पर, ओके। 2011 एंड 12। फिर सर कैसे आपका मोह भंग हुआ कि अब नहीं रुकना है, जाना है नहीं, वापस? मोह भंग जैसा कुछ नहीं था जी। मेरा। कोई फुल टाइम एक्टिंग फील्ड में रहने का प्लान नहीं था मेरा। एक सिर्फ मैंने आपका एक ड्रीम था कि मैं अपने आप को 70 mm के पर्दे पे देखना चाहता था। ओह नाइस। तो और उसमें भी एक जिद थी कि मैं अपने आप को नेगेटिव रोल में देखना चाहता था, बिकॉज अच्छा। मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं था, मैं विलेन बनना चाहता हूँ। ये तो सर बहुत ही डिफरेंट बात हुई। डिफरेंट बात भी है, मगर आप उसको थोड़े से अलग पॉइंट ऑफ व्यू मानना था कि स्क्रीन पर हीरो के बाद सबसे ज्यादा जो स्क्रीन टाइम मिलता है वो विलेन को मिलता है। तो जो मेरा प्लान था कि आई वांट टू सी माई सेल्फ इन अ नेगेटिव शेड। ओके, किया सर आपने कुछ हाँ इस बिल्कुल, तरह का? टेबल नंबर 21 मेरी मूवी रही, अच्छा सर, वाह। जिसमें मैं परेश रावल जी जी। और राजीव खंडेलवाल मेरे हमारे को एक्टर थे, उनके साथ मैंने एक रोल किया। ओके। कॉलेज स्टूडेंट्स का काफी अच्छी मूवी थी। हाँ हाँ। उसका टॉपिक भी बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट जो था वो रैगिंग के ऊपर था, कॉलेज रैगिंग किस तरह से लाइफ को बदल देती है। ओके। तो ऐसी मूवी करने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल सर, बहुत गर्व की बात है, मतलब मैं तो आज ही देखने वाली हूँ मूवी। डेफिनेटली देखनी भी चाहिए जी। कि कैसे एक छोटा सा मजाक, जिसको रैगिंग में मजाक कहते हैं, वो किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है, और उस किए हुए मजाक का इम्पैक्ट कई सालों बाद फिर आपके ऊपर लौट कर कैसे आता है। सर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक कर देती है रैगिंग। मतलब ये लोग इसको बोलते हैं कि सिर्फ रैगिंग हुई है, ऐसा नहीं है। जब कोई बच्चा 12th के बाद स्पेशली निकलता है, उस तरह के माहौल में जाता है कि कॉलेज में जा रहे हैं, उसको लगता है कि मैं ये नई चीजें सीखूंगा, मैं अपने घर को अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा, अपने शहर को रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन लोगों के बीच में जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो पूरी तरह से टूट जाते हैं बच्चे। और वही हम लोग कई बार देखते भी हैं, कितने केसेस होते हैं। एक चीज देखने वाली हम था कि रैगिंग की किस लिए जाती थी, बिकॉज जो बच्चा बाहर से आ रहा है उसके अंदर थोड़ी सी एक हेजिटेशन होती थी। हाँ जी। उसको थोड़ा सा ओपन करने के लिए, थोड़ा सा माहौल के हिसाब से उसको ढालने के लिए, और ये काम था सीनियर्स का एज ए एल्डर। बट जब वो पर्सनल होने लगी, इसमें मारना पीटना, ह्यूमिलेट करना, तो ये कंप्लीटली गलत था। बिल्कुल, क्योंकि आपके सीनियर्स ने आपकी की थी, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपने जूनियर्स पे निकाल रहे हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, ये आप अच्छा एग्जांपल है। बट मैं आपको बताऊं अमृता, आप तो मेरे जूनियर रहे हैं जी। एज ए सीनियर मैंने कभी अपने कॉलेज में किसी को रैग नहीं किया। बिल्कुल। मेरा मानना था कि किसी का रेस्पेक्ट लेने के लिए या किसी को समझाने के लिए उसको रैग करना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे भी किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जा सकता है, ना कि उसको ह्यूमिलेट करके ही। डेफिनेटली। इसमें सर मूवीज की बात हुई है तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों साइड है। जब ऐसी मूवीज आती है जैसे कबीर सिंह हुई या एनिमल हुई, और उससे जेंजी या स्पेशली यंगस्टर्स बहुत कनेक्ट करते हैं, उनको वो लगता है कि हम बहुत कूल लगते हैं इस तरह के काम करते हुए थोड़ा सा। अब आप भी मूवीज में रहे, आपको लगता है सच में ऐसी मूवीज का इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी में पड़ता है और लोग एक गलत डायरेक्शन में चल देता है? देखिए अमृता, एक समझने वाली बात यह है कि इन्फ्लुएंस होता कौन है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपके मूल्यों की कमी है जी, आपको प्रॉपर बताया ही नहीं गया कि हमारे रोल मॉडल कौन हो सकते हैं, तो हम अपने रोल मॉडल फिर फिल्मों में ढूंढते हैं जी। हम यंगर लाइफ की एक अपनी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप का, पढ़ाई का, एक अपना एक फ्रस्ट्रेशन होता है, और कहीं ना कहीं उस फ्रस्ट्रेशन को वो बच्चा या फिर वो लड़की एक्ट्रेस में देखती है। हाँ। तो ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे आपको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में जो आप काम कर रहे हैं वो कूल है। लाइक अगर मैं दारू पीकर घूम रहा हूँ सड़कों पर, लाइक कबीर सिंह स्टाइल में, कि मैं चला, मैं किसी से भी गाली बक रहा हूँ, मैं सिगरेट दूं, तो ये कूल है। वो बेसिकली ये अपना फ्रस्ट्रेशन छुपाना है।
अगर आप उस पर्सन को देखेंगे तो एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि कबीर सिंह मतलब मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ, डॉक्टर होके भी ऐसा बनना कूल रहता है। तो एक लोगों का ये परसेप्शन डेवलप हो जाता है। स्पेशली मुझे लगता है जो बहुत यंग बच्चे होते हैं, आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है, तो आप वो डेफिनेटली समझते हो कि ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, आपको मिक्स नहीं करना है। ये थोड़ी सी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो यंगर्स बिल्कुल नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनको हम बताते ही नहीं है कि अपना हीरो चुनना किसको चाहिए, हमारे रोल मॉडल सोसाइटी में कौन होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज अगर मैं कहना चाहता हूँ अगर वी.आर. चोपड़ा और रामानंद सागर इन्होंने अगर रामायण और महाभारत जैसे अगर ये सीरियल्स नहीं बनाए होते तो मैं श्योर हूँ कि लोगों को यही पता नहीं होता कि श्री राम और श्री कृष्ण कौन है। नहीं, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और वो मतलब आयरनी है कि हम एक ऐसे देश के हैं, ऐसे समाज के हैं जिसकी हिस्ट्री, जिसका कल्चर, हेरिटेज इतना ज्यादा अच्छा है और हम ही को नहीं पता होता है। हम जब दूसरे लोगों से सुनते हैं तो हमको पता चलता है योगा हो गया, आयुर्वेद मतलब हर्बल हो गया। जब दूसरे लोग तारीफ करते हैं तो हमें अपनी चीजों की वैल्यू पता चलती है। अब सब भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमको भी उसमें अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये तो हमारा कल्चर है। देखिए क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पहुंचाई जाती है। अगर मैं आज इस जनरेशन का पार्ट हूं तो डेफिनेटली ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को इन सब चीजों को दूं, बिकॉज मुझे ये सब मेरे पेरेंट्स से मिला। अब अगर कोई भी एक जनरेशन अपनी ड्यूटीज को निभाने में फेल रहेगी तो आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, बिकॉज उसे पता ही नहीं होगा। बिल्कुल, फीमेल्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये किसी बुक्स में पढ़ा जाएगा तभी नहीं दिया जाएगा, ये सिंपल हमारे सोसाइटी की वैल्यूज हैं। हाँ, डेफिनेटली सर। अब अगर उसके पेरेंट्स ने ही उसे ये नहीं बताया कि सामने वाली लड़की को आपको एज ए सिस्टर, एज ए एल्डर सिस्टर आपको उसको रेस्पेक्ट देना है, तो फिर ये बच्चा कैसे जानेगा। इसीलिए आजकल वो चल भी रहा है सर। आप देखें तो हर रिलेशन में प्रॉब्लम आती जा रही है क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही मिसिंग है। आप वो देखते ही नहीं हो कि वो फीमेल है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सारे रिलेशंस तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ अमृता, डेफिनेटली आप उसको थोड़ा सा अगर देखेंगे, हर एक रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप, इवन दो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जी, उसका जो सबसे बेस होता है ना वो रेस्पेक्ट होता है। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं दे सकते कि अपने साथ में रिलेशन वाले को, तो मान लीजिए कि वो रिलेशन बहुत दिन नहीं टिकेगा। बिल्कुल सही बात। वो फिर मजबूरी में जीना कह सकते हैं, और मजबूरी में किया हुआ काम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के साथ वापस आता है। बिल्कुल। तो रेस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। जब तक आप कहते हैं गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, जब तक आप रेस्पेक्ट देंगे नहीं तब तक आपको रेस्पेक्ट मिलेगा नहीं। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि एक हस्बैंड को वाइफ जो उसके लिए कर रही है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। एक वाइफ के लिए हस्बैंड जो कर रहा है सोसाइटी में उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारे फादर ने जो हमारे लिए किया वो डेफिनेटली, आजकल मैं देखता हूँ कई सारे मेरे पेशेंट्स भी देखते हैं कि वो उनका कहना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। उनको समझना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स ने उनके पास जो चीजें उपलब्ध थी जी, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट किया। सही बात है, बिल्कुल। आप उनको ये ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी पेरेंट्स स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी अपने बच्चों के लिए अपनी चीजों में ही कटौती करता है। अगर मेरे पास 4 रोटी हैं और मुझे खाना खाना है तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले अपने बेटे को, अपने बच्चे को खिलाऊंगा। बिल्कुल। उसके बाद में खाने जो बचेगा वो पेरेंट्स खा। तो हमारी इंडियन सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज ये हैं। वी आर नॉट इन अमेरिका और यूरोप के, जहां पर पेरेंट्स को मतलब नहीं है कि आप कहाँ बड़े हो रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, ये डेफिनेटली मेरा मानना ही गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है सर। हमारे यहाँ के तो पेरेंट्स जितना सेक्रीफाइस करते हैं और अपने बच्चों के लिए जितना करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री के लोग करते हैं। बिल्कुल, ये है डेफिनेटली। और लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब बच्चे नहीं रहते हैं पेरेंट्स के साथ। अब वो चीजें हो गई कि हमको हमारे हिसाब से रहना, और उसकी वजह से आप देखोगे सर कि एक वो चेन बनती जा रही है। मतलब आप देखेंगे कि कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं सोसाइटी में, लाइक कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को डरा देती हैं कि कहीं कल को हमारे बच्चे के साथ ये ना हो जाए, और वो रोक टोक शुरू करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये मत करो, वो मत करो। तो बच्चे और कट ऑफ होने लगे हैं। उनको लगता है यार ये तो दिन भर बैठ के बस ये मत करो, वो मत करो, रोका टोकी करते हैं, इनको तो बताओ ही मत। तो वो बताना बंद कर देते हैं। अब क्योंकि वो बताना बंद कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं होता है। वो सीधे तब पता चलता है जब वो सीधे हेडलाइन में आ जाता है कि आप किसके साथ रह रहे हो, पेरेंट्स को वो नहीं पता, आप कहाँ गए थे
थे पेरेंट्स को, वो नहीं पता, आपने सब झूठ बोला, छुपाया। अभी पेरेंट्स को तो कुछ नॉलेज ही नहीं, क्योंकि आपने उनसे कुछ शेयर किया ही नहीं। और पेरेंट्स बेचारे हमेशा इस डर में रहते हैं कि अरे मेरा बच्चा या बेटी जो भी है बाहर रह रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो उस चिंता में थोड़ा सा करते हैं। ये मुझे लगता है एक चेन बन गई है जिसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी हो चुका है। देखिए, कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल। फैमिलीज में आपस में बात नहीं होती। आज का जो वर्किंग कल्चर आया जिस तरह का, पेरेंट्स, फादर भी जॉब कर रहे हैं, मदर भी जॉब कर रही हैं, और जिस एज वी नो के इंडिया में जो वर्किंग कल्चर है कि आपको अपने ऑफिस आवर्स के बाद भी कई बार काम करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चे के साथ बैठने का। जी। आप वो जो रिलेशनशिप का बॉन्ड होता है उसको आप बना ही नहीं पा रहे हैं, वो रिश्ता डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं आप। और फिर क्या होता है, आप उस कमी को पैसे से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक चीज बढ़ जाती है कि रिलेशनशिप का मतलब है पैसा। तो जो मेरे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, मैं रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप करूंगा। बिल्कुल सही। अब जैसा कि आपने कहा, कई जगह पेरेंट्स रोक टोक करते हैं, तो वो रोक टोक नहीं है, वो समझाना है। हाँ, आपको वो रोक टोक लगती है, और वो उस एज में लगना भी, स्पेशली सर वो जो एज होती है ना, उसमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि हर बात पे पूछते हैं। क्या होता है, हम घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद एक नया एक्सपोजर मिलता है, एक नई दुनिया मिलती है। वाह यार, गजब, क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं। उसके हिसाब से खुद को ढालना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। और पेरेंट्स का, मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल उसके शुरुआत के 2 साल में। बिल्कुल। आपको फर्स्ट ईयर में बच्चे सबसे संभालना होता है। सही बात है। अगर आपने उसकी काउंसलिंग अच्छे से करी है, उसको बताइए ना कि उसके लिए क्या बेटर है। प्लस आप देखेंगे बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं। एज ए गर्ल, एज ए बॉय, जब भी वो कुछ एक बाहरी दुनिया से मिलता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। आपको उनको देखना रहेगा, आपको उन पर गौर करना रहेगा, और ये वही पेरेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। बिल्कुल। अगर मेरा पूरा टाइम मेरे ऑफिस में निकला है, मेरी फाइल्स में निकला है, मेरी वाइफ अपने वर्किंग कल्चर में रही है, और हमें पता ही नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ बड़ा हुआ है, वो क्या करके आया है, तो मैं उसको कभी गौर ही नहीं कर पाऊंगा। लाइक एज ए डॉक्टर हम कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर पेशेंट। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके बच्चे में ऑल ऑफ सडन क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये वही लोग पता कर सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे पर शुरू में ध्यान दिया। अगर मैंने अपने बच्चे के खाली टाइम को फुलफिल केवल उसको पैसे देके किया है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सामने आ रही है सर। अभी आप बिल्कुल देखिए, अगर हम लोग इसकी वही रूट कॉज पे, क्योंकि आज हम लोग बात करना चाहते हैं, अगर कोई भी चीज कवर करता है, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज चैनल, बहुत ही शैलो उनका कवरेज होता है कि ये हो गया है, वो हो गया। रूट कॉज सोसाइटी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए सर, भोपाल जैसे टियर 2 सिटी है, ये हम कोई मेट्रो में नहीं बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे ड्रग्स की फैक्ट्रीज मिल रही हैं, यहाँ पे ड्रग्स इतना चल रहा है। मैंने सुना है स्कूल कॉलेजेस में भी सारा एंट्री हो चुका है। कोई इसको एडमिट करे नहीं करे, हमको पता है कि अगर कहीं इतने बड़े लेवल पे रैकेट चल रहा है, इसका मतलब वहाँ कंजम्पशन है। और आप देखोगे कि अगर मैं इसको वास्ट लेवल पे बात करूं, तो क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री, यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा, हम यूथ लोगों की कंट्री है, तो आप देखोगे तो इनके तार जुड़ते हैं कहाँ से, बांग्लादेश से, तुर्की से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि उनको भी पता है। और हर इंसान को बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां के यंगस्टर्स को बर्बाद कर दो, और सबसे बेस्ट तरीका है ये ड्रग्स में डालने का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही आपने। देखिए, अभी जितने भी कंट्रीज के हमने नाम लिए, वी ऑल नो दीज आर नॉट आवर फ्रेंडली कंट्रीज। डेफिनेटली। और किसी भी देश को बर्बाद करना है तो आप उसके यूथ को बर्बाद कर दीजिए, और यूथ को बर्बाद करने का पंजाब हमारे सामने सबसे एग्जाम्पल है सर। ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हर किसी को देखना चाहिए, कैसे वहां का यूथ नशे की लत में आ गया, और आज वहां की क्या हालत है। जो पंजाब सबसे ज्यादा सेना को जवान दिया करता था, पिछले 5 साल से वहां पे सेना की भर्तियां खाली आ रही हैं। अगर सेना को 100 लोग चाहिए तो सेना वहां से हार्डली 20 या 30 लोग लेके आ रही है। एग्रीकल्चर में देखिए, पहले सर एग्रीकल्चर में सबसे नंबर 1 स्टेट था, आज की डेट में नहीं है। तो यही हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस, और उस टाइम पे कोई उस बारे में डिस्कशन ही नहीं करता था कि एक स्टेट कैसे बर्बाद हुआ जा रहा है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा आपसे दूर रह रहा है, अगर आपने उसको उसके मोरल वैल्यूज पे काम किया है, आपने उसको अगर समझाया है, पेरेंट बनना मजाक नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र क्या कहता है पेरेंट्स बनने के लिए?
हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक आप उस बच्चे को जिसको आप जन्म देने वाले हैं उसकी पूरी लालन पालन अच्छे से नहीं कर सकते, उसको धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते, तब तक आपको पेरेंट्स बनने का अधिकार नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट कि अब बस ठीक है हमने शादी करी तो हमको पेरेंट्स बनना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर एक उसके पेरेंट्स बनने तक की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना ये आपकी ड्यूटी है बताना। बिल्कुल। तो शुरू में जितना टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे आपके लिए बाद में उतना इजी रहेगा। और टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप बदलता है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे चाणक्य ने भी बोला बिल्कुल है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5 साल की एज तक बच्चे को सिर्फ प्यार करना, उसको कोई मारना पीटना नहीं है। मगर 5 साल के बाद उसको थोड़ा सा आपको उसको थोड़ा सा पनिश करना पड़ेगा। या मारने पीटने मतलब पनिश करना, उसको बताना पड़ेगा कि नाउ बिकॉज अब उसके अंदर वो समझ डेवलप हो रही है, ये सही है ये गलत है, सिखाना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर उसकी गलत चीजों को अप्रिशिएट किया, नेग्लेक्ट किया, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। उसको फिर लगने लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। तो समय के साथ उसको आपको करना पड़ेगा। समटाइम्स आपको थोड़ा सा हर्ष होना पड़ेगा, पर वो करना पड़ता है। थोड़े से और बड़े होने, टीनेजर होने पे एक बड़ा रोल होता था। तो आप देखोगे अपनी फैमिलीज में फादर थोड़े से रूड होते थे, पर मदर फ्रेंडली होती थी। मतलब फादर उसी चीज को गुस्से समझाते थे कि ये नहीं करना है तुमको, खत्म बात। फिर जब हम मदर से बात करते थे, मदर कहती थी देखो ये ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा होता है। मतलब बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेशन, बैलेंस करते थे। ये कम्युनिकेशन है। बाहर की कोई चीज है, लाइक फैमिली के बाहर की, तो पेरेंट्स में डैड बात करते थे, फादर बात करते थे कि देखो वहां जा रहे हो, वहां पर इसको ऐसा करना, इसको ऐसा करना, इसको आपको अगर कोई मिलेगा तो आपको ये करना है, उनसे जाके मिल, ये समझाना ही होता था। अब जब ये गैप एक हुआ है, जब आप लोगों को बच्चे को बता ही नहीं रहे हैं कि आपको बाहर के एक्सपोजर को किस तरह से लेना है, तो फिर जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। और जो उसको मिसगाइड कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके फ्रेंड्स में होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी उसमें घुस चुके हैं। तो उनको लगता है कि चलो हम तो इसमें हैं, इनको भी लपेट लिया जाए। बिल्कुल, तो इस तरह से वो ड्रग्स फैलते जाते हैं और चीजें फैलती हैं। आप एक चीज समझिए, मतलब मैं जब मुंबई में था जी, तो लॉट्स ऑफ थिंग जिन पर लोग बात करते हैं, कास्टिंग काउच, किस तरह से वहां पर एक्सप्लॉइट होते हैं यूथ, लड़के लड़कियां दोनों, उनको उस स्थिति में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ पता है किसका होता है? उसके रूम पार्टनर का। ओके। आपकी लाइफ में जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना है, मेरा कहना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रूम पार्टनर अच्छा मिलना। ओके। बिकॉज आपको गलत और सही तक पहुंचाने में रूम पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं जब मुंबई में था, मैं लकीली था कि मेरे रूम पार्टनर्स बहुत अच्छे थे, बट मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को देखता था, जिसमें कई मेरी फीमेल फ्रेंड भी थी, उनको गलत की तरफ ढकेलने में उनके जो रूम पार्टनर थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनसे कह रही क्या हो रहा है यार, कर लो ना कॉम्प्रोमाइज, क्या फर्क पड़ता है। बट जहां अच्छा रूम पार्टनर हो, वो कहेगा नहीं, आपको खुद पे विश्वास रखो, अपने टैलेंट आपको काम मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, मिलेगा मगर डेफिनेटली। और काम की कोई कमी नहीं है। आप देखो अमृता, आज मूवीज हैं, सीरियल्स, टेलीविजन है, वेब सीरीज है, इतना सारा काम है, लोगों ने अपने प्राइवेट चैनल्स बनाए हुए हैं, काम की कोई कमी नहीं है। फर्स्ट ऑफ चीज, अच्छा कॉम्प्रोमाइज, जो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज करना, इसमें फंसता कौन है? जिनके पास टैलेंट की कमी है। अगर टैलेंट की कमी होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब लूज रहेगा तो मुंबई में लूज कॉन्फिडेंस का कोई काम नहीं, उसी का फायदा उठाने लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वो सिटी जितनी खूबसूरत है उतनी ही भयानक है। अगर आपके पास इस चीज की कमी है तो फिर आप मान लीजिए मुंबई में आपका कोई काम नहीं है। बिल्कुल। 20,000 लोग पर डे मुंबई पहुंचते हैं। ये आज से करीब 10 साल पहले का एक नंबर था, जिसमें से सीधे सीधे करीब 15 से 16,000 लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाते हैं। अब सोचिए पर डे इतना यूथ ऑल ओवर वर्ल्ड से, अब तो वर्ल्ड से, बिकॉज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। इतने लोगों के बीच में आपको अपने आप को साबित करना है। लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जब हम लोग कहीं भी जाते थे ऑडिशन के लिए, मुझे किसी भी ऑडिशन पे अमृता मुझसे 19 लड़के नहीं मिले, मुझे हमेशा मुझसे 21 लड़के मिलते थे। उनका मतलब लोग खूबसूरती गजब होती थी यार, उनको देखते ही पहले लगता था यार कैसे यहाँ करेंगे। बट हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, दैट वी बिलोंग्स टू थिएटर। राइट। तो जहां आप थिएटर में हम लोग, आप जानते हैं थिएटर में जब आप शोज करते हैं तो आपको लाइव करना होता है, वहीं पर इम्प्रोवाइज करना होता है। आप साथ के
आपके साथी आर्टिस्ट ने क्या इम्प्रोवाइज किया, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कोई कट नहीं है, कोई रीटेक कोई कट नहीं है, कोई रीटेक नहीं है, पूरी स्क्रिप्ट आपको याद होती है। अपने साथ साथ आपको साथी के डायलॉग भी याद करने होते हैं, तो वो क्या बोलेगा तभी आप बोलोगे, राइट। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस होता था कैमरे के सामने, वो हमें बहुत अच्छा लगता था, और उसके दम पे ही हमने काम किया जी। डेफिनेटली मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट लेने में बहुत समय लगा। लाइक वन ऑफ मेरा जो सबसे पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था, दैट वाज द मूवी जिला गाजियाबाद। हाँ। और आप मानिए वो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मेरे पास वो एग्रीमेंट आज भी रखा हुआ है, बिकॉज पहला काम मिलना मुंबई में बहुत खास बात होती है। मैंने वो एग्रीमेंट साइन किया, और उसमें जो हीरो थे उनके साथ मेरा रोल था, उनके कॉलेज फ्रेंड का। ऑल ऑफ सडन कास्टिंग डायरेक्टर वहां के चेंज हुए, और उन्होंने मेरा रोल चेंज करके संजय दत्त के साथ एज ए कॉप कर दिया। ओके। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को तो उस रोल की बात हुई है। तो उनका कहना था कि नहीं मैं आपको संजय दत्त के साथ रख रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, संजय दत्त के साथ 40 पुलिस वाले चलेंगे, मुझे कौन नोटिस करेगा। बिकॉज हमें थिएटर में एक बात सिखाई गई थी कि वही रोल करना है जहां पे आपको नोटिस किया जाए और आपको डायलॉग्स मिले। बिकॉज जब आपके पास डायलॉग होता है, चाहे वो 10 सेकंड का डायलॉग हो, आप पूरी स्क्रीन पर अकेले आप होते हो, लोग आपको नोटिस करते हैं। बिल्कुल सही। सिंपल आप पीछे खड़े हुए हैं, नोबडी विल नोटिस यू। तो जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तो आप सोचिए मेरे लिए वो कितना टफ रहा होगा। मैंने वो रोल करने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा इस रोल को, आपने जो मुझे पहले रोल दिया था वो मुझे करना है। बोले नहीं ऐसा है, आपको ये करना चाहिए, फिर आप रहने दीजिए। मैं रहने दीजिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, मगर मैंने उस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि हाँ सिर्फ स्क्रीन पे दिखेंगे तो चलो ठीक है, खड़े ही रहते हैं। हाँ, तो अगर मैं उसकी शुरुआत करता तो मेरी गिनती एक्स्ट्रा में होना शुरू होती, और डेफिनेटली जब आपकी शुरुआत ही एक्स्ट्रा से हो रही है तो फिर आप काम कहाँ करेंगे। लेकिन वही सर, बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि अरे जैसे तैसे ब्रेक मिला है, अरे चलो ठीक है, जो मिल रहा है कॉम्प्रोमाइज के दम पे चलो वो भी ठीक है, और जहां वो हैबिट पड़ी वहीं आपने अपना करियर डिस्ट्रॉय किया। यस, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जैसे तैसे कैसे भी काम मिल जाए। नहीं, हम भी आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे तैसे जो काम मिलता है ना, वो आपसे कैसा कैसा करवाएगा। बिल्कुल। और एक बार जब आप करते हो, फिर तो एक बार करो 10 गलत बार करने करो। में, यस बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार करो 10 बार करो, फिर आप ऐसे दलदल में फंसते जाते हो कि फिर आपका वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज आप फिर उसके लिए बहुत यूज्ड टू हो जाते हो, आपको उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, नॉर्मल लगने लगता है। बिल्कुल आपको लगता है, आप देखोगे फर्स्ट टाइम हम कोई गलती करते हैं बुरा लगता तो हमको गिल्ट फील होता है कि यार ये क्या किया, बट सेकंड टाइम जब हम गलती करते हैं देन वी फील ठीक है, थोड़ा कम लगता है, ठीक है यार। तीसरी बार में आप नॉर्मल होते हैं, चौथी बार में आप कंफर्टेबल होते हैं, और पांचवी बार में आप उस चीज को एंजॉय करने लगते हैं। कि हाँ, आपने कहा ड्रग्स के साथ भी क्या होता है, ड्रग्स के लिए जैसा कहा जाता है कि कॉलेजेस में, बार में, पब्स में जहां पर यूथ जाता है उनको पहला डोज फ्री में दिया जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप लीजिए, ओके, आप अरे लेके तो देखो एक बार। हाँ। अरे अलग ही यार सुरूर है, जो हम तो बिकॉज हमने देखा है, हमारे ही बहुत सारे हम पार्टीज में हम जाते थे, हमको वो इतना इन्फोर्स करते थे कि यार एक बार करके देखो ना यार, ये बहुत है। मैंने कहा नहीं करना यार, अलग सुरूर आएगा भाई। मैंने कहा ऑलरेडी लाइफ का इतना सुरूर है, ये सुरूर नहीं चाहिए। कि हम जानते थे, एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ ना ये क्या देने वाला है मुझे। और ये मतलब मैं बोल रही हूँ, ये देखिए ये आपके साथ बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप डॉक्टर हैं और उसके साथ आपने एक्टिंग की। कई बार क्या होता है, बहुत यंग बच्चे जाते हैं, वो 12th से निकले हैं, 10th 11th के बच्चे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो चलो सीधे हम तो एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे। उनमें वो मुझे लगता है समझदारी डेवलप हो ही नहीं पाती है कि आप किस दलदल में फंस सकते हो। अगर आपने एक बार ड्रग्स का शुरू किया तो आप कहाँ जाकर, मतलब कोई उसका फुल स्टॉप नहीं होने वाला है, और वही समझदारी मिसिंग रहती है। अभी आप मेडिकल फील्ड के हो या मैं हूँ, तो हमको पता होता है सर, जैसे मैंने आज तक, मैं खैर भगवान की दया से मैं तो ये मानती हूँ, मैं एस्थमेटिक भी हूँ, तो मैं तो पैसिव भी, कोई स्मोकिंग करता है तो उससे बहुत दूर रहती हूँ। मैंने कभी स्मोक नहीं किया, हुक्का मुझे नहीं पता, लिकर नहीं पता, ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, बट उससे मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ मिसिंग है। लेकिन एक बार अगर आपने वो शुरू कर दिया तो मुझे लगता है उससे लोगों को लगता है अरे अब तो उसके बिना जिंदगी नहीं है, कैसे रहेंगे, कैसे चलेगा। अभी आपने जो बात कही उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, आप इन चीजों से दूर इस वजह से नहीं हो कि बिकॉज आप अस्थमेटिक हो या फिर आप डॉक्टर हो। मैंने कहा ना, आपकी फैमिली के मॉरल्स वैल्यूज है, उन्होंने आपको बताया। बिल्कुल,
हमारी फैमिली में कोई नहीं करता था, उन्होंने बोला अरे ये बुरी चीज है, नहीं करना बताते है, हैं, तो हाँ बताते हैं, बताते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो आपको नशा नहीं करना, ऐसा नहीं है। नो, मुझे लगता ही नहीं कोई पेरेंट्स से बात करता सर। मैं तो खैर इतना छोटी जगह की हूँ, छतरपुर की, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं जो स्टोरीज बचपन से सुनती हुई आई हूँ, इन केस कभी कोई ऐसा आ गया उस कॉलोनी में या कोई ऐसा परिचित निकला दूर का भी भले, तो हमारी जो दादी दादा बात करते थे उनके एकदम भाव भंगिमाएं बदल जाएंगे, एक्सप्रेशन, अरे पता है वो खाने पीने वाले लोग हैं। तो वो हमारे दिमाग में ऐसा था, खाने पीने वाले लोग मतलब कि अरे बहुत ही कोई ऐसी चीज है, आपने कहा और वो बहुत डीप रूटेड हो जाता है सर, जो बचपन में आप सुनते हो। अभी जो आपने कहा एक ये चीज, ठीक है, अब क्या हो रहा है, बिकॉज आज की जनरेशन में ये वाला पार्ट मिसिंग है। वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिलीज, दादा दादी हम लोग सिर्फ पेरेंट्स के साथ, मदर फादर और उनका बच्चा रह रहा है। मैंने कहा ना, अब फादर मदर दोनों जॉब पर हैं, वो बच्चा दिन भर अपनी घर पे अपनी आया के साथ, अपनी मेड के साथ रह रहा है, तो वो कौन बताएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब वो इस जानकारी के लिए खोलता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट मिलता है, जहां पर अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक यंग गर्ल, वो कह रही है कि मेरी मदर तो हमसे कहती है जो करना है करो, प्लीज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब मुझे वो चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग लगी कि यार क्या आप क्या बोल रहे हो, और आप उसका और कमाल की बात ये थी कि उनके साथ जो पॉडकास्ट जो कर रहा है उसको कह रहा नाइस नाइस, ये नई चीज है, इंडियन फैमिली में स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है, नाइस, मतलब आप कैसे बोल सकते हो। वो कह रही नहीं हमारे यहाँ तो देखो क्या, हम पंजाबी फैमिली से आते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर किसी दिन हम लोग ड्रिंक करे नहीं आते, मम्मी कहती थी आज खाली आ गए। मतलब आप किस चीज को ग्लैमराइज कर रहे हैं, ड्रिंक करना आपको, लाइक इस तरह के रिलेशंस को बनाना, इसमें कूल क्या है, व्हाट इज कूल। और अभी तो सर मैं अगर बात करूं कि अगर हमने वेस्ट को भी फॉलो किया, तो अब तो आंखें खुलनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनका क्यों सारा मोह भंग हो चुका है इन चीजों से, क्यों वो वापस ऐसी चीजों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब देख लिया है कि वहां पे आपको सुख शांति तो नहीं मिलने वाली है। आपको लगता है कि कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आपको प्लेजर मिला, खुशी मिली, ड्रग्स लिया तो आप हाई हो गए, बट उसके बाद क्या, रियलिटी तो वो नहीं है ना। आप पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकते हो उसके साथ अपनी। पर वेस्ट से हमने बुरी चीजें क्यों सीखी? वो तो सच शायद ह्यूमन नेचर है कि हम अच्छा किसी का नहीं सीखते हैं। उनकी ऑनेस्टी हमने नहीं सीखी। एज अ सिटीजन वो लोग अपनी कंट्री के लिए, उनका सिविक सेंस हमने नहीं सीखा, हमने वो चीजें कभी नहीं सीखी। एक सिटीजन के रूप में वो अपनी कितनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ये उनसे हमने क्यों नहीं सीखा? वो सर टफ है, ये नहीं सीखा ना हमने, तो हमने उनसे बुरी चीज सीखी। और फिर हमने, अच्छा कमाल की बात ये थी, बिकॉज मैंने बताया ना, ये सीखा कहां से, ये सीखा पहले हमने टेलीविजन से, राइट, मूवीज से, और नाउ सोशल मीडिया। हमें केवल वो पार्ट दिखाया जा रहा है कि एक बंदे ने बढ़िया हाथ में पैग लिया हुआ है और 2 पैग मार के वो नाच रहा है। अच्छा तो आप थोड़ा सा उसको देखो, आप एडवर्टाइजमेंट देखो, बॉयज के इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज जिसको वो यूज कर रहे हैं, आपके बाल से लेके और सॉक्स तक, इवन दो आपके अंडरगारमेंट्स के ऐड का भी केवल और केवल एक मोटो है, आपको फीमेल को इंप्रेस करना है। राइट, मतलब मुझे पेस्ट क्यों करना है, बिकॉज जो एकदम फ्रेश ब्रीथ मेरे मुंह से निकलेगी उससे फीमेल इंप्रेस हो जाएगी। मुझे ये वाला सॉक्स क्यों पहनना है, बिकॉज इस सॉक्स को पहनने से जब मैं उसे उतारूंगा तो एक फीमेल मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। इसलिए डालना है, च्युइंगम इसलिए खाना है, कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीना है, स्कूटर इसलिए चलाना है, सब कुछ सब फीमेल बस यही देख रही होती है। जब वो बच्चा इसको देखता है तो मैंने ना ये क्या है, ये मोटो सेट करना है, एक मार्केटिंग एजेंडा है सर, पूरा मार्केटिंग एजेंडा है ये। और मार्केटिंग एजेंडे के साथ साथ आपकी मानसिकता को दूषित करना है। ट्रू, बिकॉज लाइव उनको क्या लग रहा है आज के यूथ को कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद, भगवान ने मुझे धरती पे क्यों उतारा है, बिकॉज मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप पे जाना है, मुझे किसी फीमेल को इंप्रेस करना है। अब ये सॉक्स पहनने के बाद अगर फीमेल इंप्रेस नहीं हुई तो फिर मैं जीन्स पहनूंगा, वो वाली जो दिखाई गई थी एड में। उनका तो काम हो गया, कंपनी को जो बेचना था उसने बेच लिया। अब वो जो बच्चा है वो जाएगा फ्रस्ट्रेशन में, बिकॉज यार मुझसे तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा, मुझे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। वहां से प्रॉब्लम होती है कि यार अब वो सोचता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या, तो नेक्स्ट उसको लग रहा है यार कि वो जो 2 लड़का है वो यार सिगरेट पी के क्या मस्त लगता है। अरे यार बहुत सारी चीजों में भी आप मस्त लगते हो। आपकी जब मार्कशीट जो बेहतरीन होती है ना, जब आप IIT को क्रैक करते हो तब भी बहुत जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो, जब आप देश के लिए मेडल लाते हो, जब आप आर्मी में जाते हो, जब आप अच्छे डॉक्टर बनते हो, आप अच्छे इंजीनियर बनते हो, कलेक्टर बनते हो,
डेफिनेटली भ्रष्ट कलेक्टर नहीं, बट हाँ जब आप कुछ अच्छा करते हो देखिए ऑफिसर, तो बहुत सारी ये चीजें हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है अमृता कि इस पे मेरे साथ बात ही नहीं करनी चाहिए आजकल, बिकॉज कौन बचा नहीं हुआ है, है, सब कौन बचा सब हुआ है। सब हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, किसी भी कंट्री को ग्रेट वहां के नेता और ऑफिसर्स नहीं बनाते, किसी भी कंट्री को महान बनाती है वहां की जनता, वहां के सिटीजन्स। बिल्कुल सही। वहां का नागरिक अपने कर्तव्यों के लिए कितना जागरूक है, वो देश उतना महान बनेगा। बिल्कुल सही बात। ये कहना कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया और वो क्या कर रहा है, ये नहीं। आप सिंपल ये बताइए कि हाँ मैंने ये किया। ये अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू लेके बताना पड़ेगा प्लीज सफाई रखिए, करो, कचरा डस्टबिन में डालो, ये बताना पड़ेगा कि हम कितने शेमलेस हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये समझने वाली बात है, सोसाइटी की सोच क्या रही है। प्रधानमंत्री झाड़ू उठा के सफाई कर रहा है, उसका भी हम मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, और ये उनको मैसेज देना पड़ता है, जो इतनी बेसिक चीज है जो हमने इतने साल तक नहीं सीखा और अभी भी नहीं सीख रहे हैं सर। अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अजीब सी चीज है कि जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उनका है स्वच्छता अभियान और ये सारी चीजें, वो शहर आपको फिर भी साफ दिखेंगे। लेकिन जहाँ उनकी गवर्नमेंट नहीं है, वो ऐसा उन्होंने बना लिया कि स्वच्छता मतलब ये तो बीजेपी का काम है, हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, हमें कोई मतलब नहीं है स्वच्छता वगैरह से, क्या रहा हमारी सड़कें तो गंदी रहेंगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने के बाद एक अजीब सी मानसिकता नेताओं के द्वारा लोगों में पैदा करी गई कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वोट करना है बस, उसके बाद जो कुछ भी करेगा वो हम करेंगे। तो आप हमसे डिमांड कीजिए। तो आप देखो आजकल की सोच कैसी बनी हुई है, कुछ भी होता है सबसे पहला आदमी बोलता है सरकार क्या कर रही है। ट्रू। मैं आप फेंकते हो सबके, लेकिन यार ये देखो गंदा पड़ा सरकार क्या कर रही है। मैं रिसेंटली भी देख रहा था कि बच्चों के लिए ये ड्रग्स वाली बात चल रही थी, नशा फैल रहा है, तो पेरेंट्स कह रहे हैं सरकार क्या कर रही है। अरे भाई सरकार क्या करेगी, मुझे कोई बताए सरकार क्या करेगी। फीमेल सुरक्षित नहीं है। लाइक मेरी कुछ दिन पहले, अभी एक साल हुआ, एक मैं मीटिंग में था तो वहां पर उन्होंने यही टॉपिक था बहुत अच्छा, एक कुछ नारियां इकट्ठी थी वहां पर, तो उनका कहना था कि लड़के गर्ल्स को छेड़ते हैं और आप मत बताइए हमें कपड़े कैसे पहनने हैं। ये आजकल टॉपिक चल भी रहा है, वो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी वाला। उनका कहना था कि बॉयज लड़के छेड़ते हैं और ये बदतमीजी करते हैं और हमें मत बताओ हमें क्या करना है, माई लाइफ माई रूल्स। मैंने उनसे पूछा, कुछ मेरे आंसर थे, मैंने कहा आप ये बताइए आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आपके फादर, आपका ब्रदर, आपके हस्बैंड, आपका बेटा एक हीरो है, आप उसके अंदर एक नायक देखते हैं। तो वहां पर करीब जितने भी लोग तो सबने कहा यस, हम लोग मानते हैं कि हमारे ये। अच्छा, तो मैंने आप ये बताइए आप में से कितने लोग इस बात को लेकर श्योर हैं कि आपके फादर, आपका भाई, आपका बेटा या आपके हस्बैंड लड़की छेड़ते हैं। किसी का हाथ ऊपर नहीं था। तो मैंने कहा लड़की छेड़ने वाले आते कहां से? ट्रू, मंगल ग्रह से तो आते नहीं आते, हमारे बीच में लोग हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने बेटी से पूछा कि वो घर पे कितने बजे आई, प्रॉब्लम ये है कि आपने बेटे से नहीं पूछा कि रात को 12 बजे तुम आवारा कहां घूम रहे थे। बिल्कुल नहीं पूछते हैं सर, कोई नहीं पूछता है। अभी भी आप देखोगे तो देखिए, मैं खुद फीमेल हूँ, मुझे लगता है कि हम अभी भी उस देश में तो नहीं है जहाँ पे फ्रीडम हो महिलाओं के पास, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये रियलिटी है, आप जितना एक्सेप्ट करें उतना जल्दी शायद हम कुछ इसमें बदलाव ला सकते हैं। मेरा कहना वही है ना, देखिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कानून आपको सुरक्षित नहीं रख सकता, आपकी मॉरल वैल्यूज जितनी घटिया होती जाएंगी, फीमेल्स उतनी ज्यादा सुरक्षित होती जाएगी। सर है, हमारे यहाँ वैल्यूज नहीं है। जब तक आप अपने बेटे से नहीं पूछोगे कि वो रात को 12 बजे कहाँ घूम रहा था, तब तक वो कहाँ गया था, वो किन दोस्तों के साथ बैठ रहा है, उसने क्या किया, तब तक आप इन चीजों को नहीं रोक सकते। अब उनका कहना था कि कपड़े, तो मैंने कहा देखिए कपड़े, आप अगर ये कहते हैं कि हमारी बॉडी है, हमारा मन करेगा हम पहनेंगे, तो यार फिर आप एक सिंपल सा रूल ये भी अप्लाई होता है कि उसकी आंखें, उसका मन करेगा वो देखेगा, आप कौन है उसको डिसाइड करने वाले? क्योंकि सोसाइटी इस पे नहीं चलती अमृता कि माई लाइफ माई रूल्स। सोसाइटी साथ रहना सिखाती है। तो जब मुझे आपके साथ रहना है, हमें एक समाज में रहना है, तो मुझे आपके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करना रहेगा।
तब हम साथ रह पाएंगे। सर इसमें मेरा हमेशा से एक परसेप्शन रहता है कि जैसे जब हम लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाओ या यूएस में जाओ, सर वही मेल्स होते हैं वही फीमेल्स होते हैं, वो अपने शॉर्ट्स में घूमते हैं, बीच में बिकनी में भी होते हैं सारे। वहाँ के मेल्स सर हमारे देश जैसे तो नहीं है। या हमारे यहाँ का क्या ऐसा है कि हम लोग बात तो फिर भी करते हैं कि हम लोग कन्या पूछते हैं, हम लोग देवी मानते हैं, हम लोग ये करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मेल्स जैसे अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनको हर फीमेल को ऐसा लगता है कि ये तो मतलब हम इनको घूरेंगे भी, छेड़ेंगे भी। ये सिर्फ अपने ही देश में प्रॉब्लम क्यों है ये? नहीं, इसको थोड़ा सा आप देखिए अमृता, अगर आप एज यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, जितने भी वेस्टर्न कंट्री, एक बार वहां पर देखिए ना क्राइम रेट कितना है। बट आप फीमेल्स के संग होने वाले क्राइम रेट्स को देखिए रियल में। मुझे याद है इन 2003 और 4 तब मैंने किसी एक जर्नल में पढ़ा था, ब्रिटेन में हर 3 मिनट में एक रेप हो रहा था। ब्रिटेन, जिसको हम बहुत सो कॉल्ड हाई सोसाइटी बोलते हैं, वहां पर जो लड़की बिकनी में घूम रही है उसको लोग घूरते नहीं है, ये कहना एक अलग चीज है, बिकॉज उनने शुरू से देखा है। हमारी प्रॉब्लम ये आई है कि हमारे यहाँ पे फीमेल्स ने अभी भी बिकनी पहनना शुरू किया है, तो और हम लोग उसके यूज टू नहीं है। तो हमारे संस्कारों में हमने एक बिल्कुल एक प्रॉपर वे, मतलब और नोबडी टॉकिंग कि आप बिल्कुल घूंघट लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हमारा ट्रेडिशन है, दूसरा सर ट्रेडिशन सर मुझे लगता है फीमेल्स में भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या पहनना है, आप किस जगह पर हो। मैंने उनको यही बोला वहां पर, मैंने कहा आपने कहा कि आप ऐसे कैसे हमको ट्रीट कर सकते, तो मेरा कहना ये है, आप कहीं रोड से जा रही हैं, एक सड़क के किनारे एक शराबी नाली में डला हुआ है, आपने कितनी बार उसको भाई की नजर से देख के उठाया था? आपने उसको हमेशा ये कहा ना शराबी पी के डला हुआ है। तो सेम यार, एक माइक्रो मिनी ड्रेस में हाथ में पैग लेके सिगरेट पीती हुई लड़की मुझे मेरी बहन कैसे नजर आएगी? आपको पहले बहन की तरह आना पड़ेगा, आपका व्यवहार बहन की तरह होना चाहिए। जबकि आजकल व्यवहार क्या है, अगर आप किसी लड़की को दीदी बोल देते हैं तो उनको बुरा लगता है। बहन जी तो शब्द मतलब भगवान जाने क्या है, बहन जी तुमको बहन जी लग रही, मतलब अरे भाई इज्जत दे रहा है यार आपको, वो रेस्पेक्ट दे रहा है आपको। अब आपको रेस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, आपको सुनना है मैडम, तो आप खुद रिलेशन में दूरी बना रहे हैं ना। बहन जी तो सर बहन जी मतलब उनको लगता है बहन जी कहना मतलब मैं कितनी बैकवर्ड हो गई। अरे यार वो रेस्पेक्ट दे रहा है आपको, अपना फैमिली मेंबर मान रहा है, तो उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए। बट फीमेल्स के आजकल की लड़कियां देखो, आप अगर बहन जी मुंह से निकल गया तो अरे तुमको बहन जी नजर आ रही हूं। अरे भाई तो क्या नजर आए फिर आप बता दो। बिल्कुल सही। वो मैम सुनना चाहते हैं, सुनिए मैम, ठीक है। अब मैम आपने इस पर टैग किया ना कि दूरी है तो फिर तो शुरुआत है ये, तो फिर हाँ मतलब सर ये सब तरह से चीजें बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है अमृता, हाँ दोनों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसी, मैंने कहा ना सोसाइटी में जब आपको फिट होना है तो सबको एक दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ प्रतिबद्ध मानने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। आज की कंडीशन देखो, मुझे याद है हम जब अपने किड्स थे, हमारे पूरे मोहल्ले में, जो हमारा पूरा मोहल्ला था, सोसाइटी वर्ड अब आया था, मोहल्ला हुआ करता था। हाँ। और सोसाइटी तो करीब एक 10-20-50 घर हुए बस, मोहल्ला बहुत बड़ा होता था। उस मोहल्ले के प्रत्येक पेरेंट्स की नजर आपके ऊपर रहती थी। हाँ। और हमारे घर का एक नियम था, अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमारे घर पर आ रही तो डेफिनेटली हमको पनिशमेंट मिलना था। वहां पर हमारे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं कहते थे कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। जब हमने ये करना शुरू किया, पेरेंट्स उल्टा लड़ने पहुंच जाते हैं, आपने ऐसे कैसे कह दिया हमारे बच्चे के लिए। आप देखिए स्कूल्स में देखिए, अगर टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया तो पेरेंट्स उससे लड़ने पहुंच जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को हाथ लगाने की? जबकि हमारे टाइम पे पता है क्या बोला जाता था? हमारे टाइम पे पेरेंट्स बोलते थे कि सुनो खाल आपकी हड्डियां लौटा देना, मैं तो मतलब अगर ये गलती कर। अब उसका नतीजा क्या था? उसको ये कहना कि नहीं पनिश करना, नहीं पनिश नहीं। तब टीचर्स अपना एक अधिकार समझते थे हमारे ऊपर कि नहीं इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे इसके लिए ऊपर काम करना है। आज हमने क्या किया, एज ए पेरेंट्स हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि हमने नहीं मेरे बच्चे को आप हाथ नहीं लगाओगे, उससे दूर रहो। पेरेंट्स ने कहा ठीक है आओ क्लास अटेंड करो, जाओ बाहर ट्यूशन लगा लो, बाहर पढ़ो, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फीस यहाँ पे जमा करो, उसके बाद जो करना हो करो। प्रॉब्लम्स पहले भी थी अमृता, प्रॉब्लम्स आज भी हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे प्रॉब्लम ये है कि पहले आपके ऊपर
सुपरवाइज करने वाले लोग बहुत थे। होते थे। आपके टीचर्स आपको नजर रखते थे, आपकी सोसाइटी आपकी नजर रखती थी, वो जिम्मेदारी मानते थे। अगर किसी का बेटा, लड़की की तो बात ही छोड़ो, किसी का बेटा भी अगर कहीं अनजान जगह पर घूम रहा है तो उसके वो जानकार कोई मिला होगा, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों तुम क्या कर रहे हैं? सिगरेट पीते दिख जाए तो अरे मतलब ये तो घर पे पता चल जाएगा। अब क्या हो रहा है, लोग इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते गए कि लोग कटते गए। अरे हमें उससे क्या। और मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मतलब डेफिनेटली अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे। सर आज का तो होने वाला है कंट्रोवर्शियल। मैं कंट्रोवर्सी से कभी नहीं घबराता, तुम जानती हो। सर मैं नहीं रहती इसलिए मुझे पता था कि इसके लिए जिम्मेदार हैं घर की महिलाएं। अच्छा, क्योंकि ये कहना अरे आपको उससे क्या, ये जेंट्स नहीं बोलते कभी भी, ये घर की महिलाएं बोलती हैं। घर की महिलाएं ही पहले हमको सिखाती थी, लेडीज ही सिखाती थी कि सुनिए वो प्रॉब्लम में है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। आज वही लेडीज कह रही है आपको उनसे क्या, अरे हमारे लिए कौन आता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप उस तरफ लेके जा रहे हो जहां पर सोसाइटी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी और कर चुकी है। सर देखिए ना जो केसेस हो रहे हैं, मतलब 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। माँ ने फोन छीन लिया इसलिए सुसाइड कर लिया, नंबर ऐसे हो गए इसलिए कर लिया, उसके पास आईफोन है मेरे पास नहीं इसलिए सुसाइड कर लिया। क्योंकि उसके लिए वो आईफोन नहीं होना उसकी मतलब, जिंदगी का एक सिंबल है। उसको ये लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज जिस स्कूल में मैं था वहां पर उसके पास आईफोन है और मेरे पास नहीं है, तो यार अब तो मेरा स्टेटस गिर गया। सर जैसे हम लोग ने ये बात किया कि सोशल, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, अब कोई आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं रखता, स्पेशली मेट्रोज में यही कल्चर हमारी टियर 2 सिटी में आ गया। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये जो आजकल चल रहा है लव जिहाद, मुझे लगता है उसका ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता सामने वाले के बारे में कि क्या आइडेंटिटी है, कौन है। आप मिल भी सोशल मीडिया पे रहे हो, आपको उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, आपने किसी से शेयर भी नहीं किया, किसी ने आपको गाइड भी नहीं किया, और सीधे जब आप वो चीजों में फंस जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपके साथ ये केस हो चुका है। ये बहुत ही ऐसा एक टॉपिक है मतलब जो केवल इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप मानिए लव जिहाद वर्ड आया कहां से, आपको पता है? नहीं। लव जिहाद वर्ड को सबसे पहले केरल हाईकोर्ट ने दिया था। अच्छा। ये जैसे नॉर्मली कहा जाता है ये हिंदू संगठनों का दिया हुआ है, ये आरएसएस का दिया, ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले लव जिहाद शब्द को केरल के हाईकोर्ट ने दिया, जहां पर उन्होंने बाकायदा बताया कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ वहां की क्रिश्चियन लड़कियों को दूसरे धर्म के लड़के, मुस्लिम लड़के जिनमें थे, वो उनको अपने रैकेट में फांस रहे हैं, जो हमने केरला स्टोरी में देखा। तो हाँ, बेसिकली केरला स्टोरी मूवी थी। तो ये सबसे पहला वर्ड वहां पर हाईकोर्ट से आया, केरल हाईकोर्ट से, ये किसी ने दिया नहीं। और ये केवल ये आज की प्रॉब्लम नहीं, अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि एलन मस्क ने ये टॉपिक उठाया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ समय हुआ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, सेक्स गैंग्स ऑफ ब्रिटेन। अच्छा। और कमाल की बात ये थी कि उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाला एक पाकिस्तानी मुस्लिम ही था। आपको अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखी हो, डेफिनेटली मैं आपके व्यूअर्स को ही कहना चाहूंगा कि आप एक बार उस डॉक्यूमेंट्री को देखिए। वो किसी आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, बीजेपी वाले ने नहीं बनाया। उसको बनाने वाला ही पाकिस्तानी मुस्लिम था। उन्होंने बताया है कैसे लंदन के अंदर बाकायदा पाकिस्तानी मुस्लिमों के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और वो लड़के टारगेट करते हैं 13 साल 14 साल की बच्चियों को। और पूरा प्लानिंग वहां कैसे रहता है, उनके साथ पहले मिलना जुलना, दोस्ती करना, फिर उनको पार्टीज कराना। डेफिनेटली आज जो इंडियन सोसाइटी झेल रही है कि पेरेंटिंग बहुत कम हो गई, वहां ऑलरेडी है, जैसे भी आपने बात कहा था। अब वो धीरे धीरे वो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं, मिलती जुलती हैं, उनको उसके साथ ड्रिंक करना, बिकॉज कूल लगना, ये एक सबसे पहला वो है। जब उसके साथ वो शुरू होते हैं तो फिर उनको वो धीरे धीरे ड्रग्स देना शुरू करते हैं। फिर उसी ग्रुप में से एक लड़का उसको प्रपोज कर देता है, बिकॉज हम जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में फिजिकल रिलेशन बहुत ही कॉमन है। तो वो जब लड़की उसके साथ एंगेज होती है तो धीरे 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 उसको ड्रग्स की आदत दे के उसके वीडियोस बना लिए जाते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करके उसको दूसरे लड़के के साथ एंगेज किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट्री का सबसे भयानक पार्ट ये था, उसमें एक लड़की का इंटरव्यू था जिसने बताया कि उसके साथ 250 से ज्यादा बार गैंगरेप हो चुका है और एज 13। उसने बताया कि कई उसकी ये हालत हो गई, कई बार उसको जो उन लड़कों ने पकड़ा तो उसके साथ एट अ टाइम 15 लड़कों ने गैंगरेप किया। और ऐसी लड़कियों की संख्या वहां पर आज हजारों लाखों में हो चुकी है। इवन दो एलन वहां पर एक मुद्दा बन गया है
कि किस तरह से वहां पर सेक्स गैंग्स काम कर रहे हैं, और स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिमों के। और सबसे कमाल की बात यह है, करने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, और जो उसकी शिकार हैं वो सारी क्रिश्चियन लड़कियां हैं, नॉट मुस्लिम लड़कियां नहीं है, क्रिश्चियन लड़कियां हैं। लव जिहाद जो हम बोलते हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लोगों को ये समझना भी रहेगा। आपको अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, तो वो अपना नाम बदल क्यों रहा है? जिस तरह हम कहते हैं रिश्ते में, वी ऑल नो, रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। जिस रिश्ते का बेस ही झूठ है, वो रिश्ता कितना अच्छा होगा। अब वो अपना नाम, मेरा कहना ये है, हमें किसी को लेना देना नहीं है हिंदू मुस्लिम से। अगर कोई किसी से प्यार कर रहा है, इट्स योर ओन चॉइस। पर हम ये कहना चाहते हैं, वो अपना नाम क्यों बदल रहा है? आइडेंटिटी क्यों बदलना? बिल्कुल, आइडेंटिटी छुपाने की वजह क्या है? सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बना के दोस्ती क्यों करना है? वो आपसे पहले मिल रहा है, फिर वही एक दौर शुरू होता है, हम घूमना फिरना, प्यार की बातें, और उस एज में ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती हैं। अब जिनकी पेरेंटिंग बहुत कमजोर है, मैं फिर से बात कहूंगा, जिनकी पेरेंटिंग बहुत कमजोर है, जिनके साथ वाले, उनकी सहेलियां, उनकी फ्रेंड्स, रूममेट्स, यस, जैसा मैंने कहा ना, राइट, वहां एक मूवी है टोक्यो ड्रिफ्ट करके, फास्ट एंड फ्यूरियस का 3rd पार्ट है, उसमें बड़ा एक अच्छा डायलॉग है। वो ये कहता है कि लोग आपको कैसे मानते हैं, लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, ये आपके दोस्त तय करते हैं कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। बिल्कुल, उसी नजरिए से आपको देखा जाता है। आप जिस सोसाइटी में बैठते हैं, जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, तो लोग आपको केवल उस नजरिए देखते हैं। तो ऐसी लड़कियां आप देखिए जहां पर जो फंसती हैं, अब वो फंसना शुरू हुआ। ये आइडेंटिटी रिवील कहां होती है? ये ऑलमोस्ट रिवील तब होती है जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में होते हैं, और वहां पे जाके एज ए एडल्ट हम जानते हैं कि लौटना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप धीरे धीरे एंगेज हो जाते हैं, और फिर वो एक रूप खुलता है, वो खुलता है फिर रूप। अच्छा, हमारे प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही बच्चा ये कहता है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो एकदम पेरेंट्स उसको त्याग देते हैं। मतलब हमारे यहाँ डेफिनेटली इंडियन सोसाइटी मतलब हिंदुओं में घर की बच्ची को अपने मान सम्मान से माना जाता है, तो उनको लगता है कि इस बच्ची ने हमारे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी, तो उसको अकेला छोड़ देते हैं। और वो सबसे खतरनाक चीज है, वो सबसे गलत पेस्ट है, पेरेंट्स उठा लेते हैं। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, उसके रिलेटिव्स ने उसको छोड़ दिया, अब वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो व्यक्ति फिर उसको जैसा मन करता है वैसा ट्रीट करता है। प्रॉब्लम ये है, आपको अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपानी? दूसरी बात, अगर आप प्यार करते हो, आप जैसा कि डायलॉग दिया जाता है, स्पेशली हमारी हिंदू लड़कियां बोलती हैं, नहीं प्यार में धर्म नहीं होता। तो मेरा सारी उन हिंदू लड़कियों से कहना है जिनके बॉयफ्रेंड मुस्लिम है, एक बार अपने बॉयफ्रेंड से बोल के देखो कि तुम इस्लाम छोड़ के कन्वर्ट हो जाओ हिंदू में, आपको जवाब मिल जाएगा कि प्यार में धर्म होता है कि नहीं होता है। आप बोल के देखिए ना उसको एक बार, ये बात से आप ही कन्वर्ट क्यों हो रही हैं? आप ही कन्वर्ट क्यों हो रही हैं? इतना बड़ा मुद्दा है जन्म दर, बर्थ रेट बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, कल तक जो लोग एज ए रिफ्यूजी, शरणार्थी बनके आज यूरोप में गए थे, यूरोप के देशों में गए थे, आज वहां पर वो क्या कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने गाजा का टॉपिक बड़ा हॉट है आजकल, आप देख रहे हो। कमाल की बात यह है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें जितनी भी बमबारी हुई, जिसमें कहा जा रहा है लोग मरे हैं, वो करीब 42-48,000 का कोई फिगर है। उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इतने भयंकर युद्ध की स्थिति में भी 62,000 बच्चों ने जन्म लिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे ऊपर तो बम बरस रहे हैं और मैं बर्थ रेट बढ़ाने में लगा हुआ हूं। बिकॉज इट्स अ गेम, ये डेमोग्राफी बदलने का एक गेम है। वो हमारे यहाँ भी ऑलरेडी हिंदू फैमिलीज 1 चाइल्ड पॉलिसी पे आ चुकी हैं, और अगर उसी एक 1 चाइल्ड को भी अपने साथ मिला लिया जाए, देन वो फैमिली पूरी तरह से फिनिश है। हम कितने सारे टॉपिक्स हमारे सामने देखते हैं, कितने केसेस आ चुके हैं, उनको कोई देखिए ना। तो सर इस बार में क्योंकि गवर्नमेंट को सोचती नहीं है, उनको एक तो रिजर्वेशन सारे देने हैं, ये हमको वोट दें, वो हमको वोट दें, हमको वोट कहाँ से मिल रहे हैं, पॉलिसीज वैसे बनती है। अगर मैं बात करूं कि अभी वही है कि देखिए, हम लोग बात करते हैं कि सारे हिंदू यूनाइटेड रहें, एक रहें। दूसरा, हम लोग मुस्लिम से भी हमारे को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग सालों से सब साथ में रह रहे हैं, सारी चीजें हैं, आज़ादी की लड़ाई सबने साथ में लड़ी है, सारी चीजें। ये नई नई चीजें स्टार्ट करना क्यों है? मतलब मिल क्या रहा है? क्यों लव जिहाद करना? क्यों ये क्राइम करना? ये थोड़ा चेंज है। मतलब जब तक मैंने
एक्चुअल हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी ना, तब तक ये नहीं था। ओके। आजादी की लड़ाई में कहीं भी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं थे, कुछ हद तक साथ थे, पूरी तरह साथ नहीं थे। हाँ, वो मतलब अपने पाकिस्तान की लड़ाई के लिए साथ होने थे। लगा था, वो उनको जब तक जिन्ना ने पाकिस्तान जब चाहिए था, स्टार्ट कर दिया Yes, कि अब बिल्कुल। डिवाइड होना है, पार्टीशन करना क्योंकि है। अगर आपने आजादी की लड़ाई को मन से लड़ा होता तो आप देश का विभाजन नहीं करते। नहीं, वो मैं बिल्कुल एग्री अब करती जो बात हूँ आती है, जो हाँ। ये अभी आपने कहा, देखो इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये समाज की समस्या है, ये गवर्नमेंट की समस्या नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी किसी को रिलेशन में जाने से रोक सकती है? संविधान तो हमको राइट देता नहीं है। सर, जो बट ये डेमोग्राफी चेंज होती है, आप देखो कश्मीर का चेंज हो चुका है, केरल का चेंज हुआ, वेस्ट बंगाल अभी लेटेस्ट चल ही रहा है, उस पर अभी पूरा तमाशा चालू है कि वोटर सीए वो बांग्लादेशी आ रहे हैं, रह रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट के नाक के नीचे होते हैं, तब कहाँ जाता है ये? तब इनको क्यों नहीं समझ में आता है चीजें बदलने की जरूरत है? जब सब बर्बाद हो जाते हैं तब आंखें खुलती है। मैं बताता हूँ उसको प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ पे तानाशाही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है। अब देखिए कि सिंपल बांग्लादेश बॉर्डर पे आपको बाढ़ लगाने के लिए ममता बनर्जी सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लगाने देंगे, बिकॉज उनको वहां से वो जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो उनका वोटर है। तो उस पर कोई उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमें तो वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। और जिनको सत्ता चाहिए ना, उसको हर हाल में सत्ता चाहिए। बिल्कुल सही। आप देखो ना सर, पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया उन्होंने, इसलिए क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सारे जमीनों पे कब्जा कर लो, चाइना भी आ जाओ, अमेरिका भी आ जाओ, और लोग आ जाओ, हमारे को पावर मिली रहे, हमारे बच्चों की फैक्ट्री चलती रहे, उनका ये बिटकॉइन चलता रहे। देश बर्बाद हो तो हो, किसी को देश से क्या मतलब है? इंटरनेशनल इश्यूज जितने होते हैं ना, वो जो दिखते हैं वो होते नहीं है। हमें वो समझना पड़ेगा। और इतनी इजीली जैसे लोगों को कह देते हैं कि हम कितनी इजीली किसी 2 मिनट अपनी राय रख देते हैं। इंटरनेशनल मुद्दे बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए एक और पॉडकास्ट लगेगा जिसका पार्ट 2 आने वाला है जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे भोपाल। डेफिनेटली इस पे हम पूरी बात कर सकते हैं। बहुत ही वास्ट डिस्कशन है और इस पे बात होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में भी लोग बात नहीं करते। उनको लगता है अरे मोदी जी ने यूएस के साथ देखो दोस्ती रखी, ट्रम्प के साथ आज क्या हुआ, टैरिफ वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब वो क्रिटिसाइज करने में लगे, बट उसकी रियलिटी क्या है वो कोई चेक नहीं करना चाहता है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। समय और परिस्थिति डिसाइड करती है आपको किसके साथ जाना है और किसके खिलाफ जाना है। कल तक अमेरिका हमारे साथ था, चाइना हमारे अगेंस्ट था। आज अमेरिका ने अपने हितों को आगे रखा है, तो नाउ वी विल गो टू चाइना। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा ही वर्ल्ड में अकेला हम ही नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सबकी पॉलिसी चेंज होती है, मतलब साल में शायद 5 बार चेंज हो जाती है जो सिनारियो होता है। खैर उस पर तो सर डेफिनेटली मैं सेकंड पॉडकास्ट करूंगी। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि भोपाल में बहुत ज्यादा ये छाया हुआ है, भोपाल इंदौर के बहुत केसेस आए हैं, काफी लड़कियां सामने आई हैं जो लव जिहाद का शिकार हुए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे जो छुपे हुए भी, जो नहीं भी आना चाहते सामने। अब क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या इसमें आरएसएस का कोई रोल है? कुछ कर सकते हैं? कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? फैमिलीज का रोल तो हमने डिस्कस कर लिया, बट फिर भी क्या आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशंस के भी रोल होने चाहिए वो अवेयरनेस के लिए? देखिए डेफिनेटली होने चाहिए। आरएसएस का काम जितना मैं जान पाया हूं, मेरे को जितने जुड़ा रहा, आरएसएस का एक बहुत सिंपल सा काम है, केवल और केवल अवेयरनेस पैदा करना। ओके। समाज के प्रति, देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति आपकी जो ड्यूटीज हैं आप उनको पहचानिए और उस पर कार्य करिए। आरएसएस केवल और केवल इतना काम करता है। ठीक है, हमने टॉपिक सामने रखे हैं। हाँ। अब डेफिनेटली फ्री विल है, मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है। अगर इतने सारे केसेस देखने के बाद भी हमारी लड़कियां अगर उस केसेस में फंस रही हैं, तो यार लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम ये भी है ना कि ट्रू आइडेंटिटी रिवील कैसे हो? आपको कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी फेक है? बट मेरा कहना ये है कि आप फेक आइडेंटिटी वाले पर्सन के साथ जब आपको पता चला तो आप जा भी क्यों रहे हो? सर हो सकता है बहुत लेट पता चलता है। आप अपना पार्टनर, अपना लवर, अपना प्यार सोशल मीडिया पर क्यों ढूंढ रहे हो यार, जिसको आप जानते नहीं हो? किसी ने आपको मैसेज किया, कुछ अच्छे आपको इम्प्रेस किया, तो आप अपने आप को खुद सस्ता डिफीट कर रहे हो ना, कि हमारी मोहब्बत इतनी सस्ती है, कोई भी हमको मैसेज करके उसको ले लेगा। आप वो समझना जरूरी है आप कीमती हो, आप बहुत प्रेशियस हो। आपको सामने वाले को टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो समय की कसौटी पे खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, फिर आपको वो रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि गलती होती है। हाँ, देखिए गलती करना
एक ह्यूमन नेचर है बताओ, वो बहुत ही कॉमन है, सबने करी है, मैंने करी, आपने करी, कोई ना कोई गलती करी है, मगर उस गलती को रिपीटेड करना। हाँ, और सर मुझे लगता है कि इसमें ये भी पॉइंट है, हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती कि हम सारी चीजें अपनी गलतियों से सीखें, आपको दूसरे की गलती से भी सीखना जरूरी है। तो अगर आप देख रहे हो किस तरह की चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाने में क्या बुराई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा ना। पर अगर हमने यही तय करा है कि हमारे रिलेशनशिप का पहला एक बेस क्या होगा, मुझे गाड़ी में घूमना है, मुझे वो थोड़े गिफ्ट्स दिला देगा, मुझे थोड़ी सी ये कूल लगने वाली चीजें, हुक्का पीने ले जाए। अरे भाई, हुक्का पीने जाना कोई बहुत बड़ा टास्क है क्या? और आप देखिए सर, इसमें जो इन्वॉल्व हुए फिर वही हैं, वो जिम वाले हैं, वो क्लब्स वाले हैं, होटल्स वाले हैं, सब वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इस तरह के आपको चीजें शायद प्रोवाइड करते हो, आप उस में फंस जाते हो। और उससे भी बुरी चीजें क्या हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं और इसका विरोध करने के लिए हिंदू लेडीज ही खड़ी होती हैं। स्वरा भास्कर खड़ी हो जाएंगी, करीना कपूर खान जितने उसने मैरिज करी है, कितनी कमाल की बात है कि मैंने जो एक सुना था, मैं इस्लाम के अंदर जब तक आप कन्वर्ट नहीं होते तब तक आपकी शादी को वैलिड नहीं माना जाता। तो फिर जब आपने अगर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, तो देन व्हाई आर यू करीना कपूर? आप उस एक्चुअल नाम को दीजिए ना जो आपने चेंज करा है, आप उसको सामने रखिए ना। बट आप नहीं करते क्योंकि आपको दूसरी लड़कियों को इसके लिए मोटिवेट करना है। करीना कपूर के साथ हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं? नहीं, आप अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो। बेसिकली आप वो कांटे में लगा हुआ चारा हो जो और लड़कियों को फंसाने में हेल्प कर रहा है। उनको लगता है सेलिब्रिटीज ऐसा कर रहे हैं, इस लेवल के हाई प्रोफाइल लोग कर रहे हैं, तो हमारे में क्या? सेलिब्रिटीज जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो एक नॉर्मल व्यक्ति जी रहा है क्या? नहीं। आपकी जिंदगी में आप जितना कमा नहीं पाते हैं, वो एक साल में इतनी ड्रेसेस चेंज कर देते हैं, तो आपका उनका क्या कंपेयर है? आप उनमें अपना लाइफ क्यों देख रहे हो? और कैसा होता है, मैंने एक केस देखा था, भोपाल का ही केस था। एक बहुत ही रिच परिवार की इकलौती बेटी MBBS कर रही थी, और उसका अफेयर एक ऑटो वाले लड़के के साथ हो गया। अब सोचिए, एक रिच परिवार की इकलौती बेटी, वो कितने अच्छे रूप में रही होगी, और वो एक झुग्गी में रहने वाले ऑटो वाले के साथ एंगेज हो गई। अब ये वो स्टूपिड फिल्मी बातें कि नहीं, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, अमीरी गरीबी नहीं देखता, सब देखता है। बिल्कुल। कब देखता है? जब आप जाकर झुग्गी में रहते हो, 3 महीने बाद जब वो खुमारी टूटती है ना, तब मालूम पड़ता है। मगर बुरी चीज क्या हो चुकी होती, तब तक आपके लिए वापसी के गेट बंद हो चुके होते हैं। वही परेशानी। हमने वो हमारे कांटेक्ट में आई, हमने उसको समझाने की कोशिश करी, वो लड़की समझने को रेडी नहीं। मेरी जब उससे बात हुई, मैंने उसकी काउंसलिंग करी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम्हें से शादी करनी तुम कर लो, बट एक काम कर लो, इसको बोलो कि ये घर जमाई बन जाए। अच्छा, मैंने कहा तुम वहां झुग्गी में कैसे रहोगी, घर जमाई बन जाओ। बोले हाँ, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लड़का भी रहती। तो मैंने कहा यार, अब तुम्हें घर जमाई बनना, तो यार एक काम करो, तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम धर्म बदल लो अपना। वो लड़का रेडी नहीं हुआ। सोचिए, नहीं बदलता वो लड़का। फिर मैंने उस लड़की को कहा कि अगर प्यार ही सब कुछ है, अगर प्यार में सारी सच्चाई है, तो ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? तुम तो इसके लिए सब कुछ छोड़ के जा रही हो, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने सारे रिलेशंस, वो सोशल स्टेटस, और ये क्या कर रहा है? ये तो अपनी आइडेंटिटी छोड़ने को तैयार नहीं है ना, ये तो अपने उस धर्म पे तरह टिका हुआ है। तो वाई इसके लिए ये चीजें इतनी मैटर क्यों करती हो, तुम्हारे लिए क्यों नहीं करती? ये हमें समझना पड़ेगा। वर्ल्ड में होने वाली सारी चीजों से आप अछूते नहीं हो। जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने के लिए, अभी हमने वो एक छांगुर बाबा का एक केस आया था सामने, सोचो आप, बाकायदा प्लानिंग करी जा रही। भोपाल में कितने केस हमको मिल चुके हैं कि वो लड़के काम करते हैं और वो वर्कशॉप से महंगी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, बिकॉज उन वर्कशॉप में काम करने वाले मुस्लिम लड़के उनको उनके जो रिपेयरिंग के लिए गाड़ी आती थी, वो कभी ऑडी लेके जा रहा है, कभी मर्सिडीज लेके जा रहा है। तो आपके प्यार का बेस क्या है? वो मर्सिडीज में आता है, ये प्यार का बेसिस है। वो ही प्रॉब्लम आ चुकी है सर, बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं लोग, उसी से तौलते हैं क्या मिल रहा है, कहाँ घुमा रहे हैं, गिफ्ट क्या मिली है, क्या गाड़ी चला रहा है। वही मार्केटिंग में फंसे, जो हमने बात की कि हर चीज वही दिखाते हैं, कौन सा डिओ लगा रहे हैं, कौन सी शर्ट पहने, कौन सा चश्मा लगा, वो सब लड़कियां सिर्फ यही देख रही हैं। और सच में क्या ऐसा हो चुकी है कंडीशनिंग ब्रेन की कि आप सही गलत नहीं समझ पाते हो, मटेरियलिस्टिक चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और सही प्यार, सच्चा प्यार कहाँ पे स्टैंड करते हैं, लोग वही नहीं समझ पा रहे हैं। अमृता,
आजकल सोसाइटी में दहेज वाले केस बहुत सारे हैं। कभी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, लड़कों के साथ कुछ हो रहा है। कोई कह रहा है एलमनी के नाम पर लड़कियां लूट रही हैं, कोई कह रहा है था हमसे दहेज ले लिया गया। बट मुझे बताइए, दहेज मांगना, चलो मैंने मांगा, मैं लड़का हूं, मेरे घर वालों ने किया, पर देना तो उस लड़की के घर वालों के हाथ में था ना। आप देने के लिए एग्री क्यों हुए थे? आपने ऐसी जगह तो आपको वही लड़का चाहिए था ना। आपने रिश्ते की शुरुआत ही पैसे से करी है। जब आपको समझ आ रहा है सामने वाला ये लालची है और इस तरह के पैसे के दम पे रिलेशन बना रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे रिलेशन करना चाहिए। था कि रिश्वत लेने वाले के बराबर ही रिश्वत देने वाला जिम्मेदार है, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हो। और देखिए फिर सर, लोभ की तो कोई अंत नहीं है। आपने अभी 50 लाख दिए, उनको गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी दी तो ये भी चाहिए, वो दे दिया तो वो भी चाहिए, उसकी तो कोई सीमा नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है ना, आपने ये नहीं देखा ना कि उस लड़के के अंदर क्वालिटीज क्या है। आपने केवल क्या देखा, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो जॉब क्या करता है, कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, कितना कमा रहा है, महीने का कितना पैसा आ रहा है, घर कैसा है, तो घर किस कॉलोनी में है। आप वहां पर रिलेशनशिप कराने नहीं गए, आप वहां पर एक बिजनेस डील करने गए थे। कि हमने, तो जब आपने बिजनेस डील करी है तो फिर तो आपको इस चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। कई बार सर बहुत स्ट्रांग लड़कियां होती हैं, शादी के मंडप में मना कर देती हैं। जब अगर वो इस तरह की डिमांड रखते हैं, वो बोलते हैं जो होगा, नहीं अगर कोई दहेज मांग रहा है हमें शादी नहीं करनी है। और वहां से सर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मैटर आपके सामने आता है जहाँ पे सब कुछ पैसे का लेन देन चालू है, वहां पे रिश्ता टिकेगा कैसे? कोई भी रिश्ता ऐसा चल ही नहीं सकता है जो पैसे के दम पर शुरू होता है। बिल्कुल। तो वो भी गड़बड़ है। वो मुझे लगता है इतना हम लोग लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, पेरेंट्स भी चीजें देख रहे हैं। अभी जो हमारे साथ सर नोएडा में एक हुआ है केस, वो भी देखिए कि उन्होंने पैसे भी दिए, फिर वो स्कॉर्पियो भी शायद मांग रहे थे, ये सारी चीजें, और अल्टीमेटली वो लड़की भी खत्म हो गई। तो अब क्या है, किसी पर्टिकुलर केस पे जब हम बात करते हैं तो क्या था, लोग फिर आपको जज करना शुरू करते हैं। हाँ। अब उसी केस में रील बनाने की इतनी आपको दीवानगी है कि आप रील बनाना बंद नहीं कर सकते। आपको सोशल मीडिया वाले लोग इतने ज्यादा पसंद हैं, उसके लिए आप फैमिली को छोड़ने को तैयार हैं। ये कैसा रिलेशनशिप है? अगर मुझे कहा जाए कि मुझे अपने सोशल मीडिया से इतना प्यार है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने को तैयार हूं, तो यार आप जिसके साथ रियल में जिंदगी जी रहे हो, आप उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप होना नहीं चाहते, मगर वो सोशल व्यूअर्स जिनमें कोई रियल नहीं है, जिनसे आपको जब जानते ही नहीं है, वो झूठी तारीफें। सर आप 5 दिन पोस्ट नहीं करो, एंगेजमेंट 0 हो जाता है, फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आज आपको देख रहे हैं, कल किसी और को देख रहे हैं, परसों किसी और को देख रहे हैं, और आप उसमें पूरा ऐसा हो जाते हो कि आपको रियलिटी नहीं पता चलती है। तो जब आपने वर्चुअल रिलेशनशिप पे इतना ध्यान दिया है, तो आपकी एक्चुअल रिलेशनशिप बिगड़नी ही बिगड़नी है। ये बिगड़ना है, ये होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे जाना गलत है, लेकिन बैलेंस, मगर उसके पीछे फैमिलीज को बर्बाद करना कहाँ की समझदारी है यार। और सर हर चीज में वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ता है कि ठीक है, हाँ ये समय की मांग है, आजकल चल रहा है, बट इसके साथ हमारी मॉरल्स ये हैं, वैल्यूज ये हैं, रियलिटी ये है, फैमिली वैल्यूज ये है, हमारा कल्चर ये। अगर वो बैलेंस गड़बड़ होता है सर, वहां पर ही प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं। और एक जो प्रॉब्लम है, आपके बहुत इजीली बनने वाले फिजिकल रिलेशंस। हम जानते हैं कि एक रिश्ता तब अच्छे से बनता है जब आप मेंटली और फिजिकली एंगेज होते हैं। अगर आप बहुत बार किसी के साथ फिजिकली एंगेज हो चुकी हैं, अलग अलग पर्सन्स के साथ, तो आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ वो बॉन्ड डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे सर वो कंट्रोवर्सी शुरू है, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला, क्या गलत क्या था? मेरा कहना था, उन्होंने पर्टिकुलर किसी को बोला नहीं, उन्होंने दोनों के लिए कहा है, मेल्स भी फीमेल्स भी। टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ स्टूपिड स्टेटमेंट यार। टेस्ट ड्राइव करना चाहिए क्या? गाड़ी लेने जा रहे हैं क्या? गाड़ी में और रिलेशनशिप में अंतर नहीं होता क्या? गाड़ी चेंज हो सकती है बॉस, गाड़ी को आप छोड़ के आ सकते हो। हस्बैंड बार बार बदलना, पेरेंट्स बार, चलो आप तो ये कर रहे हो बिकॉज आपको चाहिए, पर उसका असर आपके बच्चों पे कितना पड़ता है? अभी एक इसके ऊपर पूरा रिसर्च है। यूएस में जितना भी क्रिमिनल है, उन क्रिमिनल्स में से 90% तक जो क्रिमिनल्स थे, उनके पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। या तो वो सिंगल मदर के चाइल्ड थे, या फिर उनका फादर उनको पीछे छोड़ गया, मतलब उनके साथ उनके फादर नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं मेंटली इतना डिस्टर्ब करता है एक बच्चे को कि ये वहां का एक स्टडी है बाकायदा। सोचो आप, एक बच्चे के जीवन में दोनों का एक बराबर रोल है। जितनी इंपॉर्टेंट मदर है, उतनी ही फादर है। माता जितनी,
देखिए माँ का तो कोई बराबर ही नहीं है, मगर पापा का भी एक हिस्सा है, फादर का एक है यार, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब तक आप इस पे नहीं जाएंगे, एक ही अपने आप को दिखाता रहेगा कि नहीं मैं काफी हूं, तो आप फिर आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करोगे। डेफिनेटली सर, कोई फैमिली होती है या कोई भी रिलेशन होता है तो उसमें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते थे पहले, है ना, मेल और फीमेल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते थे, अभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। वो देखिए बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान ने हमको एक दूसरे का साथ देने के लिए पैदा किया है, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए। बिल्कुल। हमारा कोई कंपेयर है ही नहीं। एक फीमेल का एक मेल के साथ कोई कंपेयर नहीं है, और करना और भी रियलिटी नहीं बात चाहिए। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि अगर कोई फीमेल किसी मेल से अपने आप को कंपेयर कर रही है ना, तो वो उल्टा अपनी वैल्यू गिरा रही है, बिकॉज आपका स्थान ऑलरेडी ऊंचा है, हमेशा से ऊंचा है, क्योंकि सिर्फ फीमेल जहां हो सकती है मेल्स वहां कभी नहीं पहुंच सकते। आप जननी हो, आप ये संसार को चला रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, जनरेशन से आगे बढ़ रहे हो, आप शुरुआत हो, उसके बाद आप उसको नीचे के लेवल पे ला रहे हो कि हमको मेल्स जैसा बनना है, हमको कम्पीट करना है, वो गलत है। और अब अगर मेल्स गलत हैं तो आपको मेल्स की तरह क्यों बनना है? मेरे एक वन ऑफ माय सीनियर, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उनका जी, उनकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम थी कि उनका कहना था कि ये ड्रिंक करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तब तक ठीक था, देन शी टोल्ड कि मैं भी करूंगी। अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो बाहर तो मैं भी जाऊंगी। एक दिन मेरा उनसे बात करना हुआ तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप भाभी मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये डिसाइड करिए कि ड्रिंक करना सही है या गलत है। अगर सही है तो आप इनको क्यों रोक रही थी, और अगर गलत है तो आप क्यों करना चाहते हैं? ये कौन सा हुआ है कि बस तुम कूदे तो मैं भी कूदूंगी? ये कौन सा कंपेयर है? ये कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? अब आपने कहा आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। जाइए ना, कौन रोक रहा है? जाइए। पर क्या आप मैरिज से पहले जाती थी? आप अगर मैरिज से पहले भी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती थी तो डेफिनेटली जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर ये बेचारा तो जाता था ना यार। तो इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आप शादी करने के बाद कि नहीं अब तू कहीं नहीं जाएगा? ये क्या सोच है? और देखो अमृता, एक हम सब जानते हैं, इसको चीट करना होगा ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज रिलेशनशिप में ट्रस्ट लाइए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उसको। आप इतना घबरा रहे हो, इतना टेंशन दे रहे हो कि लड़के शादी करने के लिए रेडी नहीं है। बॉयज को काउंसलिंग लेनी पड़ रही है शादी करने से पहले कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, क्योंकि बिकॉज वाइफ की आते ही मेरी सारी चीजें रुक जानी है। सर हाँ, मतलब पहले एक्चुअली सिर्फ फीमेल की रुकती थी, उनको पता होता है उनको अपना घर छोड़ के जाना है, उनको अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना है, कहीं एडजस्ट करना है। अब मुझे लगता है कि अब वो ऐसा हो गया कि फीमेल्स भी उतना एडजस्ट नहीं करेंगे और मेल्स को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। दोनों बातें। आपने जो कहा ये बहुत बड़ा रोल है। आपको छोड़ के कुछ नहीं जाना, आप कुछ नया बसाने जा रहे हैं। यू आर अ क्रिएटर। आप जिस रूप में जिस परिवार में जाने वाले हैं वहां जाके आप एक नए परिवार को बनाने वाले हैं। आपका रोल बहुत बड़ा है यार। सर ये एक थर्ड पॉडकास्ट हो जाएगा इसलिए क्योंकि इसमें फिर हमारी फैमिलीज भी आने वाली है। क्योंकि पहले का भी मुझे लगता है जो सेटअप होता था जब शादी होकर लड़कियां जाती थी, सब बहुत यंग एज में जाती थी। अगर आप देखो उनको उतना पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत यंग एज के होते थे, उनको हमेशा से ये सिखाया जाता था 14-15 साल की, बस ये घर से तुमको जाके दूसरे घर में आना, वो घर तुम्हारा होगा। उनकी ब्रेन की कंडीशनिंग वैसी की जाती थी। तो जब वो जाते थे दूसरे घर में अपने ससुराल में तो उनको पता होता था कि ये मेरा घर है। और उनकी जो सास या जो भी लोग होते थे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग उनमें भी होती थी कि आप दूसरे घर की एक छोटी बच्ची को लाए हो, आप किसी 30 या 35 साल की महिला को नहीं लाए हो, आप एक छोटी बच्ची को लाए हो। तो आप उसको डांटते भी थे, उसको दुलारते भी थे, उसको सिखाते भी थे, उसको आप पुचकारते भी थे, माँ जैसा आप ट्रीट करते थे। अब जब शादियां हो रही हैं सर, 35 साल की बहू आ रही है, 36 साल की बहू आ रही है, जो सास है उसकी उम्र कुछ और हो गई है, वो अलग तरह से बिहेव करती है। लड़की क्योंकि इतना लंबा टाइम मायके में रह के आती है, वो एकदम से वो कैसे एडजस्ट हो जाएगी? तो वो क्लैशेस बहुत ज्यादा है आज की डेट में। तो वो फिर सर वहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि अब ये कैसे एडजस्टमेंट होगा, ना सास कर पा रही है, ना वाइफ कर पा रही है, ना हस्बैंड कर पा रहा है। हर एज में काम करने का एक समय होता है, वो समय भी बहुत पढ़ाई जरूरी कब शुरू करनी है। अगर मैंने अपनी स्कूलिंग मैं पहली क्लास में जाना ही 15 साल के भी शुरू हुआ तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? ये बनाया हुआ सोसाइटी के बनाए कुछ रूल्स हैं। बिल्कुल।
शादी के हम भी जानते हैं, एज ए डॉक्टर हम लोग बोलते हैं कि शादी करने की सबसे बेस्ट एज जो होती है वो 23 से 27 साल के बीच में होती है। बिल्कुल। नाउ यू हैव बेस्ट फर्टिलिटी, आप एक रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत अच्छा मेंटेन करते हो, इमोशनली बहुत अच्छा कनेक्ट करते हो। उस एज में जाके जहां आप उन चीजों को डेवलप ही नहीं कर रहा, मैंने कहा ना वो फिर, और ये कहना, मैं तो कहता हूं वो लोग बिल्कुल मूर्ख हैं जो इनको कहना ये है कि एक वर्किंग लेडीज घर में एडजस्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है यार, शुरू से ही लोग, लड़कियां काम करती आई हैं, और घर को चलाना छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है सर, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। जो फीमेल्स घर को चला रही है, मतलब मैं तो बोल रही हूँ वो सुपर वुमेन है। और वो भी बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी ऑफ के। कोई फेस्टिवल हो, कोई बीमारी हो, आपको कभी ऑफ नहीं मिलना, कोई क्रेडिट नहीं देने वाला है आपको। और जब भी कोई घर आएगा ही पूछेगा तुमने दिन भर किया क्या। यार मुझे एक बात बताओ, सैलरी सर्वेंट को मिलती है, मालिक को नहीं मिलती। लेकिन सर डिपेंडेंट है वो पैसों के लिए। आप अभी भी देखो कि बहुत सारे घर, मैं सर ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली, जो अपने पूरे खर्चे के लिए हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अर्न नहीं करती हैं। और उनसे पूछा जाता है क्यों चाहिए पैसा, क्या खर्चा है, किस काम के लिए, तुम कितना कपड़े खरीदती हो, तुम कितना पार्लर जाती हो। वो सर वही बात होती है। अगर देखिए, अगर आप एक दूसरे को बराबर मानते हो तो चाहे आप अर्न करो चाहे आप अर्न नहीं करो, हस्बैंड की सैलरी में आपका भी उतना ही राइट होगा, क्योंकि आप घर बच्चा मैनेज कर रहे हो, वो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं। लेकिन पुरुष वो बात नहीं समझ पाते, उनको लगता है पैसे तो मैं कमा रहा हूं, मैं इसको दे रहा हूं पैसे। वो गड़बड़ है। मैंने कहा ना, दोनों का बराबर एक रोल है। आप सारी जिम्मेदारी लेडीज पे भी नहीं डाल सकते हैं कि नहीं फीमेल के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी। आप, मैंने कहा ना, बेटी से तो पूछ लिया कि घर का कब तक आओगी, उस आवारा से क्यों नहीं पूछा जो 12 बजे दोस्तों के साथ घूम रहा था, उनसे नहीं पूछा जाता। उससे पूछने का भी काम तो पेरेंट्स का है ना, बहुत जरूरी है। तो सास ससुर का काम केवल इतना नहीं होता कि आप सारे रूल्स अपनी बहू को सिखाओ, प्लीज उसको भी सिखाओ। अच्छा, बेटे को सिखाओ ना, उसका भी तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ है लाइफ का, वो वैसे ही रहते हैं। वो कल तक बेटा था, नाउ ही इज अ हस्बैंड, उसको बताओ बेटा ये आपके लिए ये आई है, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप और वो अंडरस्टैंडिंग सर, वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, वो कनेक्शन नहीं आप डेवलप कर पाते हो, क्योंकि वही अगेन एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। मैटर है। तो सर ये सारे कॉन्वर्सेशन तो बहुत लंबे जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता इसके कितने पार्ट हम बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। फिलहाल मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलने वाली हूँ। यूजुअली पॉडकास्ट में नहीं रखते हैं, बट मुझे पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि गेस्ट अपने को ज्यादा रिवील करें कि क्या उनके मन में चलता है और वो फर्स्ट आंसर क्या देते हैं। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ सर। आपने पढ़ाई भोपाल से की, उसके बाद आप मुंबई भी गए और आप अभी जॉब कर रहे हो धौलपुर में। आपको किस शहर की वाइब सबसे ज्यादा पसंद है, भोपाल की, धौलपुर की या मुंबई की? डेफिनेटली भोपाल। भोपाल जैसा सुकून कहीं नहीं है। ओके सही, सुकून की बात मैं करूंगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे। कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फिजियोथेरेपिस्ट का, एक्टर का या सोशल वर्कर का? बेसिकली रोल्स टाइम के साथ चेंज हुए। फिजियोथेरेपिस्ट का एक रोल है डेफिनेटली, जो मेरे पेशेंट ठीक होते हैं, जो ना सुकून वो जो मिलता है, पेशेंट ठीक होता है। बट एज ए सिटीजन मुझे लगता है सोशल ड्यूटीज भी मेरी हैं, तो अब मैं इस रोल में अपने आप को ज्यादा देखता हूँ। ओके, तो वो अब आपके ज्यादा दिल के करीब है। एक्टर वाला चैप्टर क्लोज है। यंगस्टर्स को सर सही डायरेक्शन देने में सबसे मेजर रोल किसका है हमारी कंट्री में? गवर्नमेंट का, स्कूल कॉलेजेस का या फैमिली का? फैमिलीज का। फैमिली, बिल्कुल। ओके। फैमिली ही डिसाइड करेगी आप किस तरफ जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट आपका टीचर जो होती है आपकी फैमिली होती है, आपकी मदर होती है, वहां से स्टार्टिंग है। आपको बाहर लोगों से कैसे मिलना है ये आपकी फैमिली ही आपको सिखाती है। सर बहुत इंगेजिंग था ये पॉडकास्ट, ना टाइम का पता चला, और मैं चाहूंगी कि हम लोग वापस से और पॉडकास्ट शूट करें। बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, सोशल। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लगे, बट अगेन अगर आप उन बातों पे बात करेंगे ही नहीं तो आपको उसका दूसरा पहलू कभी पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बहुत मजा आया सर आज आपके साथ बात करके। बहुत ही इजी बात है अमृता, अगर बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की हिम्मत रखो। बिल्कुल। अगर आप अपने पॉइंट्स को बोलना चाहते हो तो आपको दूसरे के पॉइंट्स को भी सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। आप आंख बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं। मैंने फिर कहा,
हम भगवान राम और श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल, उनकी बराबर प्रेम कौन करेगा, कोई, है ना। सीता जी के लिए किया हुआ श्री राम का प्रेम अमर है, बिल्कुल, राधा जी तो प्रेम और श्री कृष्ण जाने ही जाते हैं, उनको मानने वाले लोग प्यारे खिलाफ कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता। बट मुझे इस बात से बहुत ही प्रॉब्लम है कि अगर LGBTQ की परेड निकलेगी और वहां पर फक हिंदुत्व बोला जाएगा, व्हाई, क्यों? क्योंकि ये एक सत्य है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा LGBTQ कम्युनिटी की हत्याएं क्रिश्चियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज में हुई हैं। भारत में तो कभी किसी को मारा ही नहीं है। तो आप वहां पर हिंदुत्व को गाली क्यों दे रहे हैं? ये सारे जो टॉपिक्स उठते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे देश को और हमारे धर्म को टारगेट करने के लिए होते हैं। प्यार के रूप में है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे कपल्स को जानता हूं, डॉक्टर्स को जानता हूं स्पेशली, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम शादियां करी हैं और वो बहुत ही अच्छे से लाइफ जी रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वहां पर नाम छुपाना नहीं था। सच्चा प्यार जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहे हैं, छुपा कर, तो यार समथिंग फ्लैशी इज देयर। तो जिस बात की शुरुआत ही गलत होगी वो रिलेशन कैसे चलेगा? तो अगर कंट्रोवर्शियल लग रहा है तो ये आपकी लेकिन सर, जब आप जैसे लोग होते हैं जो डॉक्टर हैं, जो एक्टिंग में रहे हैं, जो ग्लैमर फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो साथ में सोशल वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग ये बात करते हैं तो मुझे लगता है लोग इसको थोड़ा सा समझदारी से इसको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो सारा एक्सपोजर वाला एक इंसान है, अगर वो इस बारे में बात कर रहा है तो क्या सच्चाई है, कहाँ हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है, हम क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि सर, कोई बाबा जी या कोई पंडित जी अगर हमारी इस तरह की बात करते हैं तो तुरंत उनके लिए तो आप देखते हो कि क्या क्या बोल सकते हैं। जब तक वो आपके मन की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तब तक आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जहां से उन्होंने कोई ऐसी कड़वी सच्चाई बोल दी जो आपके मन की नहीं है तो वो आपको बुरे लगने लगे। तो ये सबके साथ है। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप इसलिए ये सारे टॉपिक्स पर बात करें क्योंकि आप एक रोल मॉडल है। जब आप जैसे लोग यंगस्टर्स के लिए बोलेंगे तो डेफिनेटली वो एक बार तो रियलाइज जरूर करेंगे कि हम अपने आप के बारे में सोचे, हम कहाँ सही हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे प्यार को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो। तो एक बार मुझे लगता है वो खुद के बारे में सोचेंगे जरूर इस पॉडकास्ट से। आई होप सो। क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस माय फिंगर्स। थैंक यू डेफिनेटली अमृता, आई अप्रिशिएट योर फेवर के आपने ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की हिम्मत दिखाई। थैंक यू। वो आप भी इस तरह का काम कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएटिंग है। हमारी एक ड्यूटी है, उसको कहीं ना कहीं हमको निभाना चाहिए और आप ये काम कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी जूनियर मेरी कलीग इतना अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी लगता है सर, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर हम आते हैं तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, लेकिन अगर आप गिव बैक करते हो समाज को, कंट्री को, वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।